सर नमस्ते। नमस्ते भैया, नमस्ते चंद्र प्रकाश जी। ठीक है, सर गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। चलिए आने दीजिए सभी को, अभी स्टार्ट करते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते भाई, नमस्ते अखिलेश सर, क्या हाल चाल है सर? बढ़िया। सर कुछ प्रैक्टिस की कल नहीं? हेलो। कह रहा हूँ प्रैक्टिस सर की कुछ नहीं की कल? यस यस सर, चल रही है सर, चल रही है। चल रही है, चलिए दौड़ना चाहिए, मेहनत करिए यस सर, सर। मौका है, गप भुना लीजिए इस बार। यस सर। चूकना नहीं चाहिए, इस बार सिलेक्शन लेना है। इतने लोग बिल्कुल बिल्कुल सिलेक्ट हो सर, गए हैं, बिल्कुल अब आप लोगों का नंबर तय है। 39 सीटें मेरी बिल्कुल हैं, बिल्कुल 39 सीटें मेरी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही सोच के चलना सर। हाँ जी जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई सुरेश पाल जी, क्या हाल चाल है? ठीक है सर। और बरेली का झुमका गिरा अभी नहीं? नहीं। चलिए अभी शुरुआत करता हूँ, बस 2-4 लोग और जुड़ने दीजिए। सभी भाई बहनों को एक बार दोबारा वेरी वेरी गुड इवनिंग। नए पुराने जो भी हैं, सुधीर जिंदा हो बेटा। देखिए एल्कली मेटल्स की बात करनी है, सुनते रहिएगा, समझते रहिएगा। अब आपके बोलने का काम 2-3-4-5 दिन नहीं है, ठीक है सर? सभी लोग, अब आप लोग सुनिए मुझे, जब मैं आपसे बात करूं तो बात करिएगा, नो प्रॉब्लम, माइक ऑफ नहीं कर रहा हूं, सभी का माइक ऑन रहेगा, बिल्कुल आप टेंशन फ्री होकर बैठे रहिए। क्योंकि इन टॉपिक्स में मेनली वही है कि भाई जो आपको समझना है वो समझाने की मैं कोशिश करूंगा। इन केस कहीं पर कुछ दिक्कत लगेगी, नोट्स भी होंगे आपके सामने, समझ भी पाएंगे आप, और कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी, कोई ऐसी दिक्कत आपको नहीं होगी। फिर भी अगर कुछ लगेगा तो आप तुरंत हमें बताइएगा, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। क्योंकि इनमें अधिकतर ये रहता है कि टॉपिक मतलब फिक्स है कि इसमें क्या होना है क्या नहीं होना है, वो लगभग रिएक्शन किससे क्या होनी है, और आप लोगों को भी पढ़ा हुआ है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा दिक्कत रहती नहीं है, इसमें फिक्स रहता है। क्यों बलप्रीत, सही बोल रहा हूँ? जी सर जी। और खाना वाना खाया आज नहीं? हाँ जी सर। अच्छा चला, पानी पिया था? जी सर। अच्छा चलो ठीक। देखो एल्कली मेटल्स जो होते हैं वो क्या, सिंपल सी मैं बात ये जानना चाहता हूँ। अच्छा बलप्रीत, वाटर का केमिकल नेम क्या है वाटर का? सर व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ इंस्टेंट वाटर? याद नहीं आ रहा मेरे। अरे यार अभी पी के आई हो, तुम बता रही हो कि हमने अभी पिया था, आपने बोला था अभी। सर ऑक्सीडाइहाइड्राइट। नहीं, चलो खैर, किसी को पता हो बोल दो, नहीं मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ। देखिए सर एल्कली मेटल, ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट। नहीं यार ऑक्सीडेंट तो नहीं है यार, ये तो नहीं बताए, गलत बात है, गंदी बात है। देखिए एल्कली सही है। मेटल, एल्कली मेटल का जनरल फार्मूला, बाकी लोग सोच रहे होंगे, देखो इतनी देर में नहीं बात तक बोल देता कोई। जनरल फार्मूला अगर मैं बैलेंस सेल का यूज करता हूं तो यहाँ पर आपको पता है गुड इवनिंग NH1 सर। होता है। गुड इवनिंग मैडम, गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है? बढ़िया सर। ठीक सर है डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड है उसका, H2O जी का। जी, बिल्कुल बिल्कुल, डाईहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, जी सही बोल जी रहे हैं आप। डाईहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड या डाईहाइड्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी 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 चलिए सर। आप सही दिशा में गए आप एकदम। बलप्रीत हम्म। आज से क्या बोलोगी पापा मम्मी से कि डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड ले आइए एक गिलास? तो वो हेलो। वो हम्म हम्म
सर बालाजी वाले बुक में ऑक्सीडेन ही दिया हुआ है सर। नहीं, एक्चुअल में बालाजी वाली बुक में ऑक्सीडेन इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं, उसका रीजन क्या दिया हुआ है। जो ये जो कंपाउंड है ये ऑक्साइड से बना हुआ है, इसलिए उन्होंने ऑक्सीडेन लिया, लेकिन अगर आप सही किताब देखेंगे तो वो आपको डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड ही मिलेगा, ठीक है ना। वो आप उससे परेशान ना होइए, वो परफेक्ट नेम वही है उसका, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं। H2O का नेम सर, H2O का। हाँ हाँ ओके सर। सर मैंने भी ऑक्सीडेन देखा है एक जगह पर, वो जो हाँ मैं एररलेस बता बुक रहा है हूँ, उसमें ऑक्सीडेन। देखा होगा आपको, मान ली मैंने बात आपसे, लेकिन एग्जैक्ट जो केमिकल नेम की बात हो रही है, वो जो केमिकल नेम है ना, जैसे H2SO4 को हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, है ना, इस तरीके से बोलते हैं कॉमन नेम में। तो जो पर्टिकुलर नेम दिया गया मैं उससे लेवल से बात कर रहा हूँ, वो कोई दिक्कत नहीं, आप परेशान ना हो कभी। देखिए यहाँ पर सर जनरल फार्मूला NS1 की बात कर रहा था मैं, NS1 होता है और ये S ब्लॉक का फर्स्ट, मतलब अगर इसको देखें तो फर्स्ट ग्रुप भी चलता है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब कभी भी ये फर्स्ट ए वाली कंडीशन हटा दीजिएगा, फर्स्ट ए ग्रुप रखिएगा, इसको केवल फर्स्ट ग्रुप रखिएगा, फर्स्ट ए ग्रुप नहीं रखना है, और फर्स्ट ऐसे नहीं बनाना है। अब आपको 1A ग्रुप ऐसे बोलना है, क्योंकि सॉरी 1A मैं भी लिख गया, फर्स्ट ग्रुप बोलना है इसको, सेकंड ग्रुप एंड थर्ड ग्रुप ऐसे करके चलना है। ए वाली कंडीशन हटा दीजिएगा, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अब नहीं यूज की जाती है, जो कॉमनली है वो नहीं यूज की जाती है। इनमें कौन कौन से एलिमेंट है सुनते रहे सर, कौन कौन से एलिमेंट है वो आपको पता है कि यहाँ पर लिथियम, हाइड्रोजन को मैं पढ़ा चुका हूँ इसलिए हाइड्रोजन लिख नहीं रहा हूँ, नहीं आप सोचे कि सर हाइड्रोजन आपने नहीं लिखा, मैं एल्कली मेटल की बात कर रहा हूँ इसलिए नहीं लिखा है मैंने। यहाँ पर मैंने लिखा लिथियम लिख दिया, यहाँ पर इसके बाद सोडियम हो गया, देन पोटेशियम हो गया, देन रुबिडियम हो गया, देन सीजियम हो गया, देन फ्रेंशियम हो गया, ठीक है। अब इनका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करता हूँ तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में एटॉमिक नंबर यहाँ पर लिख दूं, ज्यादा बेटर रहेगा, यहाँ लिख देता हूँ 3 होता है, इसका 11 होता है, इसका 19 होता है, इसका बताएंगे सर 37 होता है, इसका 55 होता है और इसका 87 होता है, ठीक है ना। इसमें अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने का तरीका सीखें तो ज़्यादा बेटर है। मैं ये चाहता हूँ कि आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लेंगे खुद ही। मैं सिंपल वे में आपको हीलियम लिख देता हूँ, यहाँ नियॉन लिख देता हूँ, यहाँ आर्गन लिख देता हूँ, यहाँ क्रिप्टन लिख देता हूँ, यहाँ क्रिप्टन लिख देता हूँ, और यहाँ पर लिखता हूँ, क्या लिखूँ बताएं? यहाँ क्या लिख दूँ? ज़ेनॉन लिख देता हूँ, ठीक है ना। अब मुझे इसके बाद क्या इसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना पड़ेगा। इसके बाद रेडॉन, अगर आप चाहें तो रेडॉन लिख लीजिए, मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। यहाँ पर आप क्या करिए 1S1 लिख दीजिए, यहाँ 2S क्या लिख दूँ, 1S के बाद यहाँ 2S1 लिख दूँ, ये 3S1 लिखूँ? तो 2S1 आएगा, 2S1 पहले वाले में। अच्छा ठीक, सही सही, बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहाँ बताइए 3S1, यहाँ बोलिए 4S1 सर, यहाँ बोलिए 5S1 सर, ठीक सही है, यानी कि बैलेंस 227 पीरियड। ठीक है सर लिथियम का 1S1 ही रह गया, 2S1 होगा लिथियम। नहीं 2 ही लिखा है मैंने, 2 ही लिखा है, देखिए सही से। अच्छा ठीक है सर, ठीक। चलिए और थोड़ा बड़ा लिख दूं? नहीं सर ठीक है, देखिए यहाँ पर नमस्ते भैया, नमस्ते। तो अब इनकी जो जनरल प्रॉपर्टीज है वो कॉमन है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अगर मैं सिंपल से एक बात और आपसे कह दूं, ये सभी सॉलिड होते हैं तो शायद कोई बुराई नहीं है। यहाँ पर ऑल जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, एक लाइन में यहाँ लिखे दे रहा हूँ। ये जितने भी होते हैं ऑल आर सॉलिड भी हैं और ऑल आर मेटल भी हैं, ये भी खास बात है। और ये नीचे वाला जो बेचारा अकेला एलिमेंट है, इसका नेचर जो होता है वो कैसा होता है, रेडियो एक्टिव होता है। बाकी बातें भी हम लोग करेंगे, अलग अलग से करेंगे। तो सबसे पहले संजीव भाई जैसा कि आप पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, सबसे पहले जो प्रॉपर्टी मिल जाएगा, सबसे पहले जनरल प्रॉपर्टीज की मैं बात करूंगा। तो जनरल प्रॉपर्टीज में बड़ा हिसाब से हम लोग चलेंगे, बहुत ज्यादा लिखने के मूड में मैं नहीं हूँ, बहुत कम लिख के ज्यादा समझाने के मूड में हूँ। सबसे पहले नंबर 1 हम लोग एटॉमिक और आयनिक रेडियस की बात करेंगे कि एटॉमिक और आयनिक रेडियस इसका
कैसे क्या ऊपर से नीचे क्या होगा वो आपको पता होगा शायद। मैं सिंपल सी बात अगर आपसे ये कहूँ कि एटॉमिक और आयनिक रेडियस ऊपर से नीचे आने पर इंक्रीज करता है तो शायद इसमें कोई बुराई नहीं होगी। यानी कि अगर मैं सिंपल सा ऐसे बना दूं कि यहाँ से यहाँ लिथियम लिख देता हूँ और लास्ट में यहाँ पर सीजियम लिख देता हूँ। फ्रेंसियम को मैं नहीं यूज कर रहा हूँ क्योंकि फ्रेंसियम रेडियो एक्टिव है, इसलिए मैं इसको यूज नहीं कर रहा हूँ। यहाँ से यहाँ चलेंगे तो आपका एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस दोनों ही संजीव भाई इंक्रीज करेंगे। उसका कारण सिर्फ यही है कि नंबर ऑफ शेल बढ़ते चले जाएंगे और जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होता चला जाएगा, घटता चला जाएगा, जबकि वो बढ़ना चाहिए था, डिक्रीज करता चला जाता है। इसी वजह से ये कंडीशन पैदा हो जाती है। अगर हम लोग डाउन द ग्रुप चलते तो आयनिक रेडियस जो होता है वो भी सेम कंडीशन है, इंक्रीज करेगा, है ना, क्योंकि जो आयनिक रेडियस इंक्रीज करने का कारण ये है कि भाई वो उतना नहीं कर पाएगा जितना करना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव साइन आ जा रहा है तो एक सेल तो उड़ा ही दे रहे हैं हम, तो जितना करना चाहिए उतना नहीं करेगा, लेकिन ये 100% श्योर है कि करेगा। अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देने की हम लोग कोशिश कर लेते हैं तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में भी आप ऐसे करके कर सकते हैं इसको सिंपल वे में। थोड़ी लाइन साफ सुथरी खींच दूं, है ना। और संजीव भाई मेहनत हो रही नहीं, ईमानदारी से बताइए। यहाँ पर मैं लिथियम ले लेता हूँ, हम कर रहे हैं ना इस बार मतलब आपको झंडा गाड़ना है, ये तय है, ठीक है, कोई समझौता करना नहीं है। लगा दो यार, एक बार जोर होगा देखा जाएगा। बाकी पार्टी मेरी तरफ से, जहां बताओगे उस जगह तुम्हारी, पार्टी मेरी। ये बस आपका आशीर्वाद चाहिए सर। बिल्कुल बिल्कुल, अरे आशीर्वाद तो पार्टी के रूप में दूंगा, टेंशन ना लो। जितने लोग इसमें से सिलेक्शन लेके दिखाओ बस यार, उसके बाद अनुज सर जिंदाबाद, उसकी टेंशन ना लेना। सर पार्टी हम दे देंगे आपको सर, अगर सेलेक्ट हो जाते हैं। नहीं तो हम देंगे, तुम क्यों दोगी? तुम तो खुशी मनाना, पार्टी तो मैं दूंगा, ठीक है। ठीक है सर, पार्टी मुझसे लेना है, जिसका सिलेक्शन होगा पार्टी इस बार मैं दूंगा, लेकिन सिलेक्शन लेके दिखाओ बस। मुझे तो बड़ा खुशी होती है कि जब कोई इंसान आगे बढ़ता है तो ये जैसे मेरे अंदर वो भावना नहीं आती, कभी भी नहीं आती। मुझे तो लगता है यार जितने हैं सब हो जाए, कहीं ना कहीं पहुंच जाए। ऐसे करके मैंने ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा क्यों बनाया, मैं ये यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ कि हल्के से वेरिएशन के साथ में ये बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। और ये जो मैंने बनाया है ये एटॉमिक रेडियस का रिप्रेजेंटेशन, मतलब आप सीधी सी बात ये जानिए, ये बढ़ेगा, ग्राफ ऊपर ही जा रहा है, नीचे नहीं जा रहा है। और मैंने अभी बोला भी था, वीडियो चाहे सुनिएगा, कि आयनिक रेडियस बढ़ता तो है लेकिन उससे कम बढ़ेगा, तो इससे नीचे रखिएगा, ऊपर जाने की कोशिश आप न करिएगा। ये हमारा आयनिक रेडियस हो जाता है और ये हमारा एटॉमिक रेडियस हो जाता है। एटॉमिक और आयनिक रेडियस में थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए रखिएगा क्योंकि आप ये जान रहे हैं कि आयनिक रेडियस संजीव भाई इसके ऊपर पॉजिटिव होगा और इसके ऊपर पॉजिटिव नहीं होगा, इसीलिए एक सेल का डिफरेंस इसमें चलेगा, एक सेल का डिफरेंस चलेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। सर एक एनर्जी का भी नाम आता है इसके अंदर, एक एनर्जी का भी नाम आता है जिसका नाम होता है आयनाइजेशन एनर्जी। दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब आपने जाना होगा कि जितने भी ये एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप के हैं इनका I_E1 तो जो होता है बहुत कम होता है, I_E1 बहुत कम होता है, क्या सुमित है? I_E1 बहुत कम होता है, लेकिन I_E2 इनका बहुत ज्यादा हो जाता है, I_E2 इनका बहुत ज्यादा हो जाता है। उसका कारण सिर्फ इतना होता है कि ये स्टेबल कन्फिगरेशन को गेन कर चुके होते हैं। जैसे सोडियम भैया है, अगर अपने में से एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने फेंक दिया होगा तो Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हुए होंगे और ये 1s2 2s2 2p6 ये बन चुका होगा यहाँ पर। और ये मतलब नोबल गैस कन्फिगरेशन का, फर्दर इससे कहो कि हमें एक इलेक्ट्रॉन दे दो तो ये प्राण त्याग देगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन देने को तैयार नहीं होगा क्योंकि स्टेबल हो चुका है, 100% स्टेबल हो चुका है। तुम्हारी जेब में 105 रुपया हो तो 5 रुपए दान करने के लिए तैयार हो सकते हो, लेकिन जब वो कहेगा एक और दे दो तो तुम गुस्सा ही हो जाओगे, इतना है, क्योंकि 100 का नोट खराब करने के मूड में आप नहीं है। तो वही कंडीशन बेचारे इसकी, ये भी अपनी स्टेबिलिटी को लॉस करने के मूड में नहीं है। लेकिन अगर हम लोग मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम साहब 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करके Mg डाई पॉजिटिव बना लेते हैं। लेकिन अगर मैं इस बात को ऐसे करूं कि Mg पहला इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पहला ये मुश्किल से लूज करेगा, यानी कि पहला Mg पॉजिटिव बनाएगा और उसके बाद फिर जो Mg पॉजिटिव बनेगा
ये Mg पॉजिटिव अब आसानी से लूज करेगा। जैसे किसी की शर्ट फाड़ दो फिर उससे लड़ाई लड़ो तो वो पूरी अपने आप ही फाड़ देगा बची हुई शर्ट, उसके लिए आपको पूछना नहीं पड़ेगा। वो गुस्से में इतना आ चुका होगा कि यार तुमने बर्बाद तो मुझे कर ही दिया, अब क्या रह गया, थोड़ी और बची है, वो भी फाड़ दे रहे हैं शर्ट। तो वही बात है कि बेचारे का एक इलेक्ट्रॉन तो छीन ही गया है, तो दूसरा फिर इसे फेंकने में भी कोई तकलीफ नहीं होगी। समझ रहे मेरी बात? नहीं समझ पा रहे? तो सर ये इनके अभी इन दोनों में जो डिफरेंस दिखाई आपको दे रहा है वो डिफरेंस क्या है, वो चीज मैं आपको बताऊं सबसे पहले कि देखिए इसकी फर्स्ट IE मतलब IE1 इसका कम है, लेकिन इनका केस अगर देखोगे तो संजीव भाई बताओ क्या करूं मैं इसके केस में, यहाँ पर ये लिखूं कि फर्स्ट आई अधिक होगा सेकंड आई से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट, IE1 इज मोर देन सेकेंड IE, मतलब इसका IE2 जो होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि इजिली इलेक्ट्रॉन दूसरा जो है वो आसानी से लूज ये कर देगा। तो ये कंडीशन मैंने कंपेरेबल पढ़ा दी, हालांकि ये सेकेंड ग्रुप की बात है, यहाँ की नहीं है। और जो IE है ये ऊपर से अगर हम लोग लिथियम से चलेंगे, लिथियम से चले और सीजियम तक चलने की कोशिश करें तो ये सीजियम तक जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगी क्योंकि साइज इंक्रीज करेगा, और जब साइज इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन लॉस करना आसान हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस हो जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो सर सही बोल रहा हूं? लेकिन सर EMG में जो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकलता है ZeEF का मान बढ़ जाएगा। नहीं, आपने एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो जेड इफेक्टिव जब बढ़ेगा, ये बात आपकी सही है कि जेड इफेक्टिव इस पे बढ़ेगा, लेकिन ये जेड इफेक्टिव को कंपनसेट करते हुए, कारण ये कि स्टेबिलिटी, भाई साइज भी घटा, ये भी बात आपकी ठीक है, लेकिन एक चीज जो इसके साथ में आ रही है कि ये अपनी स्टेबिलिटी को कैसे मेंटेन करे, तो उसके कंपेयर में तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू फर्स्ट इलेक्ट्रॉन तो इजीली लॉस करेगा, ये इजीली लॉस करेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, ये ठीक है जी सर, इजीली लॉस करेगा। लेकिन दिमाग में ये आता है कि उसका क्या ZeEF बढ़ जाता है, रेडियस छोटा हो जाता है, तो बढ़ना चाहिए, IE बढ़ना चाहिए। या कॉमन वे में जो पढ़ाया जाता है तो फर्स्ट IE इज लेस देन सेकंड IE। हाँ ठीक है, जी। देखिए सर 282 मैंने लिखा, 282 लिखा, ध्यान दीजिएगा। अब अगर मान लीजिए आप यहाँ पर जेड इफेक्टिव की बात कर रहे हैं, तो जेड इफेक्टिव क्या करता है, सबसे पहला काम ये होता है कि हम लोग, आपने नोटिस किया होगा कि जेड इफेक्टिव बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे लगता ही नहीं। कभी भी कैलकुलेशन करिए तो एक इलेक्ट्रॉन, जैसे अगर मान लीजिए हमें जेड इफेक्टिव निकालना है तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट पे, तो किस पे निकालेंगे हम जेड इफेक्टिव, किस पे निकालेंगे सर? ये आपको आइडिया है किस पे निकाल? बहुत क्लियर नहीं है सर। नहीं क्लियर है, कोई बात नहीं, संजीव भाई बताएंगे किस पे निकालेंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, जब जेड इफेक्टिव हमने आपको पढ़ाया होगा, देखिएगा नीचे वाली वीडियोस में, तो एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को छोड़कर निकालते हैं। यानी एक इलेक्ट्रॉन हम, भाई जेड इफेक्टिव जिस पे काम करता है वो जेड इफेक्टिव का मतलब हुआ कि हम एक इलेक्ट्रॉन जो लास्ट वाला होता है उस पे महसूस करवाएंगे, तो नीचे वाले इलेक्ट्रॉन से करवाएंगे, इसीलिए हम एक इलेक्ट्रॉन हमेशा छोड़ देते हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा जेड इफेक्टिव वहीं रुका रहता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आ पाता है, क्योंकि वो लगा ही उसी इलेक्ट्रॉन पे था जो हम दूसरा निकालने जा रहे हैं, वो लगा ही उसी इलेक्ट्रॉन पे, इस पे तो बहुत ज्यादा था ही नहीं है। तो ये चीज भी आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं सोचनी पड़ेगी, इसीलिए आपको लगता होगा, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। चलिए ठीक है। अब इसमें क्या करना है सर कि अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी ऊपर से नीचे क्या थी, तो मैंने आपको बता दिया डिक्रीज करती है। इसमें एक्सेप्शन कहीं पर भी मेरी नजर में तो नहीं है, लेकिन अगर कहीं होगा वैसे तो नहीं है, होगा क्या, नहीं ही है, इसमें एक्सेप्शन केस नहीं है। साइज इंक्रीज करने रीजन भी वही आता है, ठीक है, जहाँ एक्सेप्शन आएगा बताऊंगा। इसके बाद आ जाती है तीसरी प्रॉपर्टी जो मुझे समझ में आती है, वो मेटेलिक करेक्टर आती है। बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं लिखूंगा। मेटेलिक करेक्टर आपको ये समझाने की कोशिश करेगा कि भाई ये क्या है कि इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर में है, और इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर में है तो मीन्स ये मेटल है। तो ये बात तो बच्चों वाली हो गई, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर है, मेटल हो जाएंगे, एक बात। दूसरी बात आपको ये भी बता दूं कि आयनाइजेशन एनर्जी ऊपर से नीचे डिक्रीज करने की वजह से मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज कर जाता है। तो मैं लिथियम से लेकर के अगर मैं सीजियम तक चलता हूं भाई साहब, तो यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा कि मेटेलिक करेक्टर जो होता है, बलप्रीत क्या करेगा, मेटेलिक चरित्र इसका क्या हो जाएगा, मेटेलिक चरित्र इसका इंक्रीज कर जाएगा। वेरी गुड, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है।
चलिए, ये भी बात हो गई। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका नाम होता है मध्य प्रदेश और बिहार प्रदेश। जानते हैं सर, MP एंड BP। अच्छा चलिए ठीक है। देखो, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ तो इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, जैसा कि मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है, थोड़ा बहुत ज्ञान है, तो एल्कली मेटल का जो MPBP होता है, वो कम होता है, लो होता है। ये लो क्यों होता है? मैं तो इसे हाई लिखने वाला था, लेकिन मुझे लो लिखना। माइक ऑफ करिए प्लीज, किसी का माइक ऑन है, ऑफ करिए। मनोज जी माइक ऑफ। देखिए, एल्कली मेटल जितने भी होते हैं, इनका MPBP जो होता है वो मैंने लिखा है कि भाई इनका MPBP लो होता है। तो संजीव भाई बताएंगे ऐसा क्यों है लो? ड्यू टू लार्ज साइज, जब साइज बड़ा होगा जिसके कारण इनके बीच में जो इंटर मेटालिक बॉन्ड्स का जो फॉर्मेशन होगा वो भी वीक होगा, क्योंकि डिस्टेंस के इनवर्सली रिलेटेड होती है, और जिसके कारण मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सर कम हो जाएगा। वेरी गुड, नाइस। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर इतना लिखेंगे, एक तो वीक मेटेलिक बॉन्ड लिखेंगे। अब वीक मेटेलिक बॉन्ड का रीजन संजीव भाई ने बता दिया है, क्या है वो रीजन है? ग्रेटर साइज, यानी कि लार्ज साइज में लिख देता हूँ। ग्रेटर साइज लिख दो या लार्ज साइज लिख दो, लार्ज साइज लिख दीजिए, शॉर्टकट में बात हो जाएगी और बात भी हमारी पूरी हो जाएगी। ठीक है। और दूसरी बात है सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। एक क्वेश्चन था सर। बिल्कुल सर, अभी आपने बताया ना सर, इसके सारे एलिमेंट सॉलिड होते हैं। ठीक है। तो जो हमारे जो प्रोडक्ट टेबल लगी हुई है, उसमें 4-5 एलिमेंट की फिजिकल स्टेट लिक्विड दिखाई है, जैसे उसमें सीजियम, फ्रांसियम, गैलियम और मरकरी और ब्रोमीन। ये इनकी जो फिजिकल स्टेट है सर वो लिक्विड दिखाई है। हाँ देखिए, मैं सीजियम और फ्रांसियम की। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। सीजियम फ्रांसियम आपकी टेबल में ब्लू कलर का बना होगा, जहां तक मुझे अनुमान है। जैसे अगर यस सर, लिक्विड ब्लू ही बना होगा, लिक्विड स्टेट को ब्लू से ही दिखाते हैं। मैं आपको इसकी जानकारी आपको दिए दे रहा हूँ। एक्चुअल में देखिए, मैंने इसे सॉलिड बोला है, बिल्कुल सत्य है। चूंकि ये जो फिजिकल स्टेट कैलकुलेट की गई, मैं अपनी बात को कैसे रख रहा हूँ वो देखिएगा। जैसे ये फ्रेंशियम है, रेडियो एक्टिव नेचर में है, जितनी अगर मान लीजिए आप इसको हथेली पे रखेंगे, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर लाएंगे, तो ये उस समय पिघलना, मतलब आपको जब आपके तक पहुंचेगा तो उस कंडीशन में इसका मेल्टिंग पॉइंट लो, मैं पढ़ा रहा हूँ, देखिए नीचे देखिएगा, मेल्टिंग पॉइंट नीचे आते आते घटता चला जाता है। तो एज कंपेयर टू अदर मेटल ये लिक्विड स्टेट में रहने की कोशिश करता है। लेकिन अगर ये मेटल बिल्कुल नॉर्मल जो हमारा एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उससे हटा करके रखा जाएगा, तो उस समय ये सेमी सॉलिड की कंडीशन में रहता है। तो लिक्विड यहाँ पानी की फॉर्म में नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। लिक्विड का मतलब ये पानी की फॉर्म में नहीं है, ये सेमी सॉलिड, जैसे कि मरकरी वाली जो कंडीशन होती है, मरकरी आपने नोटिस किया होगा पानी नहीं होता है, लेकिन हाँ वो हैवी विस्कस, बस वही कंडीशन। हाँ, यहाँ भी वही कंडीशन आती है। ठीक है संजीव भाई, यहाँ भी वही कंडीशन आती है। ओके सर, थैंक यू सर। जी। तो इसमें अपना मतलब मन में जो है वो सॉलिड को एक वर्ड और जोड़ दो, सेमी, ये नीचे वाले सेमी सॉलिड वाली कंडीशन में रहते हैं, ये बात आप बोल सकते हैं। लिक्विड बोलेंगे तो फिर बहना चाहिए, तो बहेंगे तो है ही, लेकिन बड़ा स्लो, जैसे शहद बहता है, बस उस कंडीशन में रहेंगे, ऐसे बोल सकते हैं। चलिए, थैंक यू, आपने क्वेश्चन पूछा इसके लिए, क्योंकि क्वेश्चन आपका ठीक था, जेन्युइन था, जो इससे पूछना चाहिए, जहां पर जरूरत थी वो आपने पूछा। अब अगर हम लोग मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, जैसा मैंने बोला कि ऊपर से नीचे आने पर MPBP इसके डिक्रीज कर जाएंगे। तो लिथियम से चलता हूं मैं, और लिथियम से लेकर के मैं सीजियम तक चलूंगा। सीजियम क्या, यहाँ फ्रेंसियम जाया जा सकता है, लेकिन फ्रेंसियम रेडियो एक्टिव है, इसलिए मैं बहुत टच नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ लिख देता हूँ MPBP जो होते हैं, MP और BP इनके डिक्रीज कर जाएंगे। रीजन आपको पता है, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज कर जाएगी, वो आपको लिखी ड्यू टू, अगर रीजन चाहो तो मैं ये बढ़ा दूं, ड्यू टू डिक्रीज इन मेटेलिक स्ट्रेंथ, यानी मेटेलिक बॉन्ड की बात करें या स्ट्रेंथ की बात करें, एक ही बात हो जाएगी, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब सर एक चीज और भी ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आता है कि अगर हम लोग लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम का जो टेम्परेचर की कंसिडरेशन करते हैं, तो टेम्परेचर केल्विन में ही देखिएगा,
और केल्विन में देखोगे और डिग्री सेल्सियस में देखोगे तो थोड़ा ग्राफ में गैप मिल जाएगा, इसलिए कहीं ग्राफ आप कोई और तरीके का देख लो तो इस बात का विशेष ध्यान रखना कि आप कंडीशन पता लगा कैसी देख रहे हो आप ग्राफ में, कहीं केल्विन में देख लिया ग्राफ आपको ऊपर से नीचे से दिखाई देने लगा, ऊपर से दिखाई देने लगा, और कहीं आपने सपोज कर लेते हैं कि ग्राफ आपने डिग्री सेल्सियस में देख लिया, तो इस चीज का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, बाकी दिक्कत नहीं आएगी इसमें। नेक्स्ट 5th पॉइंट पे अगर हम लोग चलते हैं को अफेक्ट करता है, एक बार बताइए ना सर, साइज कैसे मेटालिक बॉन्ड को अफेक्ट करता है? देखिए साइज में क्या है कि अगर हम लोग चलते हैं तो साइज जैसे ये है, ये मान लीजिए न्यूक्लियस, मेटालिक बॉन्ड एक्चुअली में क्या, पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस के ऊपर है वो सपोज कर लीजिए दूसरा है, तो अगर हम लोग इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो ये क्या करेगा, ये इसकी जितनी डिस्टेंस बढ़ेगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डाउन हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डाउन हो जाएगा, मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही डाउन हो जाएगी, सिंपल सी बात है, और कुछ इसमें कोई बहुत बड़ा रीजन है भी नहीं। यानी कि साइज बढ़ेगा तो डिस्टेंस बढ़ती है न्यूक्लियस से, और मेटालिक बॉन्ड में पॉजिटिव और कर्नल का काम होता है और इलेक्ट्रॉन का काम होता है, वही दोनों फोर्स को मेंटेन करते हैं, ये चीज है। देखिए इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं डेंसिटी की बात कर लें, डेंसिटी की बात कर लेते हैं। तो डेंसिटी पता ही है सबको, डेंसिटी कैसी होती है इनकी, डेंसिटी मुझे तो जो आइडिया है वो ये कि जितने लो डेंसिटी वाले मेटल माने जाते हैं, तो यहाँ मैं छोटा सा लिख देता हूँ, ये लो डेंसिटी होती है। और आप ये भी जानते होंगे कि ये जो लो डेंसिटी है इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल ये भी है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये पानी पे डाल दो तो क्या संजीव भाई डूब जाएंगे या तैरते रहेंगे? लिथियम, सोडियम, अखिलेश सर बताइए क्या डूबेंगे? तैरते रहे। हाँ, ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जो होते हैं ये लाइटर देन वाटर माने जाते हैं, लाइटर देन वाटर माने जाते हैं। इनको पानी में डालिए और ये बेचारे पानी के साथ प्यार इतना करते हैं, गले लग जाते हैं और आग लग जाती है, ये भी तय है ना। ये सोडियम तो खासकर बेचारा, ये लैब में भी लोग प्रैक्टिस करते हैं, इसकी जला के देखते हैं, दिखाते हैं, बच्चों को भी एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं। और जितना नीचे चलते चले जाएंगे डेंसिटी उतनी ही बढ़ेगी या घटेगी, इतना बता दीजिए, बाकी बात खत्म हो जाएगी। बढ़ेगी सर, इंक्रीज होगी सर, इंक्रीज होगी सर, बढ़ती जाएगी। बिल्कुल डेंसिटी ऑन सर पोटेशियम की सोडियम कम रहेगी सर डेंसिटी। हाँ बिल्कुल सही, ग्राफ में अगर ग्राफ देखते हैं, नहीं आपने सही बोला। देखिए ग्राफ अगर हम देखें तो ग्राफ की जो कंडीशन चलती है वो ऐसे चलती है, ये ऐसे आता है ग्राफ, फिर ऐसे आता है, फिर एक बार ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है। तो ये जो लाइन आ रही है ये पोटेशियम की, समस्या में सही बोला आपने, ये लाइन जो है वो पोटेशियम की ही आती है। डेंसिटी ऑफ पोटेशियम इज लेस देन सोडियम। रीजन अब मैं बता दे रहा हूँ, अगर सुमित बताना चाहो तो बताओ, नहीं तो बताता हूँ। एबनॉर्मल इंक्रीज इन साइज हो जाता है। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही कि लिथियम से जब सीजियम तक चलते हैं तो डेंसिटी इंक्रीज करती है, एग्जैक्ट डेंसिटी इंक्रीज करती है, इंक्रीज करेगी, ये ठीक है, लेकिन डेंसिटी आप यहाँ नोट करके लिखे दे रहा हूँ, डेंसिटी ऑफ पोटेशियम इज लेस देन सुमित, लेस देन सोडियम ड्यू टू एबनॉर्मल साइज, है ना, एबनॉर्मल इंक्रीज इन साइज कर देता हूँ, एबनॉर्मल इंक्रीज इन साइज। थैंक यू, ठीक है। तो ये चीज मैंने यहाँ पर बढ़ा दी। अब एक चीज और भी याद रखनी पड़ेगी कि एक वर्ड होता है, एक वर्ड आपने सुना होगा जिसका नाम है हीट ऑफ एटमाइजेशन। पहले तो कोई लोग मुझे ये बताओ कि व्हाट इज हीट ऑफ एटमाइजेशन। एटमाइजेशन, हीट ऑफ एटमाइजेशन होता क्या है, ये मैं जानना चाहता हूँ, फिर मैं बताऊं कि इसे घटेगी बढ़ेगी क्या होगा। बोलेंगे सर, एक मॉलिक्यूल में एटम्स को सेपरेट करने में जो एनर्जी देनी पड़ती है दैट इज हीट ऑफ एटमाइजेशन। जैसे कोई भी एक मेटल ले ले तो उसमें रेस्पेक्टिव एटम्स को जो सेपरेट करने में जो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, जितना ज्यादा मेटालिक बॉन्ड होगा उतना ज्यादा हीट ऑफ एटमाइजेशन होगा। एटमाइजेशन, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं, आपने बोला जितना ज्यादा मेटेलिक बॉन्ड होगा, और यहाँ से मैं क्वेश्चन निकाल रहा हूँ कि जितना ज्यादा मेटेलिक बॉन्ड होगा उतना ही ज्यादा हीट ऑफ एटमाइजेशन होगा। तो फिर सिंपल सा बिल्कुल एग्जैक्ट यहीं पर मिल जाएगा कि लिथियम से सीजियम तक चलने पर साइज तो बढ़ना ही बढ़ना है, ये तो तय है। इसका मतलब हीट ऑफ एटमाइजेशन क्या हो जाएगी, हीट ऑफ एटमाइजेशन जो है, वो डिक्रीज हो जाएगी। वेरी गुड, ये हीट ऑफ एटमाइजेशन डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि रीजन अभी आपने बोल दिया है, अब इसमें कुछ और बताने वाली बात नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो अधिकतर पेपर में पूछ लिया जाता है, और ये पीजीटी में
अक्सर बाकी एग्जाम में भले ना पूछा जाए, लेकिन ये कंडक्टेंस जरूर पूछी जाती है कि एल्कली मेटल गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ये गुड कंडक्टर माने जाते हैं, गुड कंडक्टर। लेकिन कब ये गुड कंडक्टर माने जाएंगे ये तो आपको बताना पड़ेगा भाई। एल्कली मेटल्स आर गुड कंडक्टर, ये क्या मोल्टन स्टेट में होंगे या वैसे ही हो जाएंगे? मोल्टन स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन में, दोनों में हो जाएंगे, मोल्टन स्टेट या। अगर मैं सर बात कहूं आपसे, अब सर संजीव भाई ध्यान देने वाली बात है, ये मेटल है नंबर 1, ये मेटल है। जैसे इस मेटल की सीट पे मैं इलेक्ट्रॉन तो इसमें हो गई, मेटल है तो 100% फ्री इलेक्ट्रॉन, मोबाइल इलेक्ट्रॉन होना तय है इसके अंदर। तो क्या मैं इस पे अगर करंट पास करूंगा तो ये मना कर देगा? क्या ये इलेक्ट्रॉन ये लूजली बॉन्डेड नहीं है? अगर मेटल है सर तो बॉन्डेड होगा ना सर, ये तो ये कंडक्ट तो करेगा। देखिए सर, आप कहाँ चले गए संजीव भाई, आप कहाँ चले गए ये मैं बताना चाहूंगा। आप चले गए NaCl में खट से, आपका दिमाग चला गया आयनिक बॉन्ड में, आपका दिमाग आयनिक बॉन्ड की तरफ मूव कर गया। इसीलिए जो आपने जवाब दिया, क्योंकि मैंने ये कोशिश की कि दिमाग वहीं जाए, ये मैंने भी कोशिश की कि मैंने सेंटेंस ही ऐसा बोला कि आपने का माइंड ऑटोमेटिकली वहीं चला गया। सर ये मेटल है और यहाँ पर हम लोग मोल्टन वाली कंडीशन नहीं अप्लाई करेंगे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये मेटल के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है यही बेचारा लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन माना जाता है। और जैसे ही इसे हीट मिलेगी, जैसे इसे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई दी जाएगी, ये लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने में मदद कर देता है हीट की। इसलिए एल्कली मेटल्स आर गुड कंडक्टर बोले जाते हैं, उसमें कोई वर्ड आगे यूज नहीं करते संजीव भाई, ठीक है ना? उसमें कोई वो आपका माइंड सेटअप जो है वहां पहुंचा, और कोई बात नहीं थी। और देखिए सर, हीट करने पर इसकी कंडक्टिविटी जो पहले थी रूम टेम्परेचर के कंपैरेटिवली, नहीं सर उसके अंदर वो फ्री इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट नहीं करेंगे अपनी मीन सर, जो पॉजिटिव आयन है कर्नल, वो हाँ, जैसे जो कर्नल्स होते हैं जो आप सेंटेंस यूज कर रहे हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट सही कर रहे हैं कि जैसे पॉजिटिव है फ्री इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव है फ्री इलेक्ट्रॉन है। सर हीट करने पर हीट करेंगे तो ये वाइब्रेशन शुरू करेगा, तो इसके जो जंपिंग है उसके अंदर दिक्कत आना शुरू हो जाएगी। हाँ, कंडक्टिविटी कम, कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, वो ठीक है, वो सेंटेंस उसमें दिक्कत नहीं। देखिए अब हम लोगों को क्या करना है कि अगर हम लोग इसको ये चीज देखें, जैसे संजीव भाई ने एक बात बोली, मैं इसको थोड़ा और इस पे क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर देता हूं कि अगर हम लोग ये देखें कि इसकी लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, माइक सर ऑफ कीजिए, माइक ऑफ कीजिए तुरंत। इसकी लो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है उसके कारण जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बॉन्ड है, ये मैंने बोला। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। लेकिन जब हीट देंगे, हम इसे हीट देंगे तो हीट देने पर इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो जैसे ही पास करने की कोशिश करेगा, तो अभी बताया कि भाई इसमें वाइब्रेशन कर्नल्स, पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स वाइब्रेट करना शुरू करेंगे और वो इसकी डिस्टरबेंस पैदा करेंगे। तो वो डिस्टरबेंस उतना नहीं हो पाता है, ये बात फिर मेरी सुनिएगा सर, उतना नहीं हो पाता है जितना आयरन के मेटल में होता है, जितना जिंक के मेटल में होता है, जितना एल्युमिनियम के मेटल में होता है, उतना नहीं होगा। इसमें थोड़ा सा कम रहता है। उसका कारण ये है कि इसका साइज ज्यादा बड़ा है, इसी वजह से ये लूजली बॉन्डेड है एज कंपेयर टू आयरन, और दूसरे के कंपेरिजन में इसकी बॉन्डिंग लूज है ये माना जाता है। तो उतना इफेक्ट नहीं आता है जितना इफेक्ट अदर मेटल्स में, जो ट्रांजिशन मेटल है उनमें आएगा। ये बात भी सर ध्यान आपको रखनी पड़ेगी, कहीं कंपैरेटिविटी कर दी जाए तो फिर आपका जवाब थोड़ा सा डिफरेंट आएगा वही, लेकिन वेरिएशन के साथ में आएगा। अब अगर हम लोग सर ऊपर से नीचे चलते हैं तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एल्कली मेटल की इंक्रीज करती चली जाती है, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज करती चली जाती है, और इससे बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन फ्रीली जो टाइटली हेल्ड था वो नहीं रह जाएगा। मतलब अगर मैं बनाना चाहूँ तो सब लिथियम बनाऊंगा, उसके बाद सुमित भाई बताओ सोडियम बनाऊं, उसके बाद पोटेशियम बना देता हूं, फिर रुबिडियम बना देता हूं, और उसके बाद सीजियम बना देता हूं। तो यहाँ नीचे एरो लगा के लिख देता हूं, दिस इज द, बोलो क्या लिखा मैंने, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सही है ना? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अच्छा सुमित एक चीज बता यार कि हम लोगों ने फ्रेंशियम की कोई ऐसा, मतलब कोई ऐसी किताब नहीं पढ़ी अभी तक जिसमें फ्रेंशियम के कंपाउंड दिए हो, फ्रेंशियम के बारे में पढ़ा गया हो, ऐसा क्यों हो रहा है? सर वही रेडियो एक्टिव के कारण सर ऐसा हो रहा है सर,
नहीं, रेडियो एक्टिव भी है, ये तो ठीक है, रेडियो एक्टिव है, लेकिन इस रेडियो एक्टिव में एक वर्ड आपको बोलना पड़ेगा कंपटीशन लेवल पर। लाइफ स्पैन कम है सर इसका। यस यस, वेरी गुड, नाइस। लाइफ, हाफ लाइफ पीरियड इसका बहुत डाउन है, और हाफ लाइफ पीरियड डाउन होने की वजह से ये समस्या हो रही है। और अदरवाइज मतलब आपका जवाब तो ठीक है कि रेडियो एक्टिव है, लेकिन इसमें लाइफ स्पैन अगर आप जोड़ देंगे, हाफ लाइफ जोड़ देंगे, तो आपका आंसर मजबूत हो जाएगा। अब इसके बाद आपने देखा होगा सर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की अगर हम बात करें तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन शो करता है, इतना बता दीजिए, बाकी इस पे कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है। कौन शो करता है? सीजियम, सीजियम, पोटेशियम, सीजियम, पोटेशियम। और कौन नहीं शो करता है? लिथियम। कौन नहीं? सर लिथियम नहीं करेगा सर। लिथियम, लिथियम, लिथियम ही लिखिएगा आंसर में, लिथियम नहीं करेगा। सोडियम थोड़ा बहुत करता है, लेकिन लिथियम बिल्कुल नहीं करता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं नॉट शोन, लिखे दे रहा हूँ, आपको याद रहेगा ये, ठीक है। और इस फोटो इलेक्ट्रिक सेल में ये क्वेश्चन भी है कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल में कौन यूज होते हैं, वो भी आपको पता है कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक से, ये क्वेश्चन भी है फोटो इलेक्ट्रिक सेल में, एनबीएस के पेपर में देख लेना, मिल जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में सीजियम, पोटेशियम भी यूज किए जाते हैं, मेनली सीजियम ही यूज किया जाता है, पोटेशियम का नाम फिलहाल रहे, याद रखिएगा, ये आ सकता है क्वेश्चन, सॉल्व पॉसिबिलिटी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जब चल रहा है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग ऑक्सीडेशन पे पहुंच जाते हैं कि भाई ऑक्सीडेशन क्या है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ऑक्सीडेशन स्टेट बलप्रीत इसकी +1 होती है। ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ये मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक बना भी देते हैं, यहाँ पर Li पे प्लस लगा देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल Na में से एक इलेक्ट्रॉन लॉस करवा देते हैं, Na पॉजिटिव बना देते हैं। एक चीज ध्यान रखेंगे, एक वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे 2023 लिख लो, 22 नहीं लिखूंगा, और आगे लिख लो आएगा, आएगा 100%, मतलब ये मान लो 200-400-500% भी हो सकता है, वो होना तय है, लगभग क्वेश्चन फाइनल है, ये देख लेना, ध्यान दीजिएगा। हाइड्रेशन एनर्जी का वर्ड है जो आ सकता है, और अक्सर ये आता है, हाइड्रेशन एनर्जी। पहले तो कोई एक लोग मुझे बताओ कि व्हाट इज हाइड्रेशन, जल्दी से बताना, व्हाट इज हाइड्रेशन एनर्जी, बस बाकी बात हम लिख रहे हैं धीरे धीरे, आप बताइए। सर मेटेलिक आयन को जब वाटर में जाते हैं तो जो एनर्जी रिलीज करते हैं सर। और कोई बोलिए। जब मेटल, हाँ ठीक, कोशिश आपने ठीक की है जी। सर कोई भी कैटायन जब वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरैक्ट करता है तो वाटर का जो ऑक्सीजन जो सराउंड करता है तो एक एनर्जी रिलीज होती है, उसी एनर्जी जो रिलीज होती है उसी को हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। और अगर कोई और सॉल्वेंट में यूज हो अदर देन वाटर तो सॉल्वेशन एनर्जी बोलते हैं। और कोई सर बोलना चाहेगा? और कोई बोलना चाहेगा? नहीं, देखिए मैडम ने ठीक बोला है कि कहने का मतलब है कि हाइड्रेशन एनर्जी, अगर मैं इसी को टेक्निकल वर्ड में बोलना शुरू कर दूं, जो बोला है मैं उसे एक लाइन में बोलने की कोशिश करूं, तो हाइड्रेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयन गेट्स हाइड्रेटेड। बस यहीं पे कहानी खत्म कर दो। हाइड्रेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ आयन गेट हाइड्रेटेड बोल दें इन द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, क्योंकि हाइड्रेशन है तो वाटर है, अदरवाइज वही सॉल्वेशन वाली बात आ जाएगी तो सॉल्वेंट यूज हो जाएगा। ये डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ही ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का मीनिंग शायद समझ गए होंगे आप, वैल्यूज की बात कर रहा है। और साइज पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलती है, जितना बड़ा साइज होता चला जाएगा हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ही घटती चली जाएगी। यहाँ से मुझे एक क्लू जरूर मिल गया सुमित, एक क्लू जरूर मिल गया कि लिथियम पॉजिटिव को अगर मैं देखूं और इसके बाद में सोडियम पॉजिटिव को देखूं, इसके बाद में पोटेशियम पॉजिटिव को देखूं, फिर इसके बाद में रुबिडियम पॉजिटिव को देखूं और फिर देन सीजियम पॉजिटिव देखूं, तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, मुझे ऊपर से बिल्कुल साफ दिख रहा है कि जितना साइज बढ़ता चला जाएगा हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ही घटती चली जाएगी। इट मीन्स इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन आयनिक साइज। जो आयनिक साइज है वो बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो यहाँ पर मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दी। यहाँ लिख देता हूँ हाइड्रेशन एनर्जी लिखे दे रहा हूँ, ठीक है ना सर। ये चीज ध्यान रखना पड़ेगी, लेकिन यहाँ नोट करने वाली क्या बात है वो मैं आपको बताता हूँ, ये पॉइंट नोट करने वाले हैं
कि अगर एक्वस सॉल्यूशन में बात करते हैं, जैसे आपने देखा होगा एल्कली मेटल आयन जो होते हैं वो हमेशा हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करवाओगे तो मतलब भाई माइक सर प्लीज ऑफ कर लें। यानी कि अगर मैं यहाँ पर M लेता हूँ, यहाँ पर मैं H2O लेता हूँ, यहाँ X लेता हूँ और इनके ऊपर सपोज कर लेता हूँ कि वही पॉजिटिव था तो एक पॉजिटिव में, हालांकि ये हाइड्रेटेड फॉर्म मैंने बना दी। तो एक्वस सॉल्यूशन अगर मैं देखूंगा तो एक्वस सॉल्यूशन में भी सेम ऑर्डर फॉलो हो जाएगा जैसा कि ऑर्डर फॉलो हुआ कि पानी में घोलना है, हाइड्रेटेड है तो फिर वही Li पॉजिटिव, यहाँ पर सब जगह छोटा छोटा एक्वस लिखना पड़ेगा, उसके बाद सोडियम पॉजिटिव एक्वस, उसके बाद वही हाइड्रेशन एनर्जी वाला सेम कंसेप्ट एक्वस हो जाएगा, फिर यहीं पर आ जाएगा आपका रुबिडियम पॉजिटिव एक्वस हो जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका सीजियम पॉजिटिव एक्वस हो जाएगा एंड सो ऑन, चलता रहेगा। लेकिन फिर एक क्वेश्चन तैयार हुआ कि मोबिलिटी पे क्या असर पड़ेगा। तो यहाँ एक क्वेश्चन तो ये हाइड्रेशन एनर्जी वाला हो गया और दूसरी बात आ गई मोबिलिटी। बलप्रीत बताओ बेटा, ये मोबिलिटी की बात क्या कर रहा है? मोबिलिटी में डाउन होगी, घटेगी, बढ़ेगी, क्या होगा? Li सर बढ़ेगा सर। ठीक है, लेकिन साइज अगर डिक्रीज हो रहा है तो फिर स्मॉलर द साइज मोर विल बी द स्पीड। नहीं, एक्चुअली में क्या होता है, यहाँ पर ये चार्ज से रिलेटेड बात चल रही है, चार्ज से रिलेटेड बात चल रही है, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे जैसे सुनिएगा, मोबिलिटी ऑफ आयन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज मानी जाती है एक्वस सॉल्यूशन के केस में। तो यहाँ पर ये आपने नोटिस किया कि जितना ज्यादा ऊपर से नीचे आओगे तो ये वाला जो चार्ज है ना, ये इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर देगा। जब इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर देगा, पॉजिटिव चार्ज जल्दी इसके ऊपर आ जाएगा, तो ये चार्ज से वेरिएशन करिएगा, साइज तभी हम लिख पाएंगे इसमें कि मोबिलिटी ऑफ आयन से, यहाँ लिखे भी दे रहा हूं मैं, मोबिलिटी भैया तुम गड़बड़ क्यों कर रहे हो? मोबिलिटी ऑफ आयन बहुत इंपॉर्टेंट, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखूं यहाँ पर? साइज ऑफ आयन, साइज ऑफ आयन। तो ये क्वेश्चन पीजीटी के लिए पैट है, पक्का है, और चाहे पेपर उठा के देख लो, मिलना लगभग और लगभग तय है। लेकिन एक चीज और यहाँ पर बता दूं, इस क्वेश्चन को अगर ट्विस्ट किया गया तो संभावना ये भी हो सकती है कि इनकी आयनिक कंडक्टेंस भी पूछी जा सकती है कि इनकी एक्वस सॉल्यूशन में आयनिक कंडक्टेंस क्या होगी। तो ऑर्डर यही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो यानी कि इनके सबके नीचे एक्वस वर्ड अगर मैं चाहूँ तो यहाँ लिख सकता हूँ, एक्वस लिख सकता हूँ। ये सब भाई हाइड्रेशन की बात चल रही थी तो पानी में ही चलेगा सब कुछ, इसलिए मैं यहाँ पर एक्वस लिख रहा हूँ। और यहाँ लिथियम पॉजिटिव हो गया, फिर वही सोडियम पॉजिटिव हो गया, फिर वही पोटेशियम पॉजिटिव हो गया, फिर वही रुबिडियम पॉजिटिव हो गया एंड देन सीजियम पॉजिटिव। तो ये भी ऑर्डर आपको जो दिखाई दे रहा है वो ऑर्डर किसका है? ये आयनिक कंडक्टेंस का है एक्वस सॉल्यूशन में। तो यहाँ लिख देता हूँ आयनिक कंडक्टेंस। तो भैया आपको ये ध्यान रखने पड़ेंगे कि अगर हम हाइड्रेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं तो हाइड्रेशन एनर्जी तो ऊपर से नीचे आने पर घटेगी तय है, लेकिन बाकी चीजें दोनों आपको जो दिखाई दे रही हैं, आयनिक कंडक्टेंस और मोबिलिटी, ये बढ़ जाती है। तो इसमें बहुत परेशान होने की जरूरत इसलिए नहीं, एक याद कर लो, बाकी नीचे लिख देना उल्टा, बाकी नीचे लिख दीजिएगा उल्टा, बस मतलब जो है। हाँ बताओ भाई बताओ, बोलो सर। जो ये मोबिलिटी ऑफ आयन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना साइज ऑफ आयन के, तो जो वो जो ऑर्डर लिखा है उसमें तो फिर ये सेट नहीं बैठ रहा है ना, क्योंकि साइज ऑफ आयन उसके अकॉर्डिंग, तो अगर साइज ऑफ आयन बड़ा है तो मोबिलिटी कम हो गई, लेकिन वहां पर तो ज्यादा है ना मोबिलिटी सर। सर जैसे हम लोग हाइड्रेशन में देखेंगे ना सर, तो जिस सर आयन का साइज छोटा है, जब हाइड्रेशन होगा तो सर उसका साइज बड़ा हो जाएगा सर। जैसे लिथियम इसका साइज सबसे बड़ा हो जाएगा और सर जो सीजियम है इसका साइज सबसे छोटा हो जाएगा। ये हाँ ठीक है राजेश, सर उसी के अकॉर्डिंग मोबिलिटी हम लोग निकाल लेते हैं सर। हाँ नहीं ठीक है, एक बार आप दोबारा बोलो राजेश जी को समझ, इसीलिए मैंने पूरा आयन बना के बता के। जैसे मोबिलिटी ऑफ आयन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ आयन, ये साइज, तो इसमें इसकी बात हो रही, इसकी बात राजेश, इसकी बात हो रही। अच्छा पहले ऊपर से बना दिया गया। हाँ फिर से बोल दो एक बार सुमित, सही आपने बिल्कुल सटीक। भाई कभी कभी होता है टीचर उस बात को उतनी अच्छे से नहीं बोल पा रहा है, लेकिन आप बोल रहे हैं, पसंद आई सर। जैसे सर वही एक्वा सॉल्यूशन में सर जो लिथियम साइज छोटा है तो सर इसका साइज बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारे वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा अटैच हो जाएंगे तो साइज बड़ा हो जाएगा। और जो सीजियम होता है सर उसका साइज
सुमित इसमें एक चीज और ऐड कर दो कि स्मॉलर चार्ज, इस पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा, कुछ छोटा साइज है ना, जितना कैटायन छोटा होगा उतनी ही इसका मतलब है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज का डोमिनेंसी बहुत ज्यादा हो जाएगी। सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही अपनी बात रखिए आप। बोलिए बोलिए एक बार और बोलिए। जी सर, बता दिया सर। नहीं एक बार और सर बोलो। अब आप ही सर एक्सप्लेन कर दीजिए नहीं सर। बोलो यार, सही बोल रहे हो, बोलो जी एक बार और बोलो। सर। सर वही साइज के लिए सर, जैसे लिथियम का साइज छोटा है सर, तो चार्ज डेंसिटी कम होगी सर, इस पर वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा अटैच हो जाएंगे तो सर इसका साइज बड़ा हो जाएगा। और सीजियम का साइज बड़ा था जी सर। हाँ हाँ सही सर बोलते और रहो यार। सीजियम का साइज सर इसके कंपेयर में छोटा हो जाएगा, क्योंकि सर साइज बड़ा तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ज्यादा अटैच नहीं हो पाएंगे सर, बिल्कुल इसलिए इसका बिल्कुल साइज छोटा हो जाएगा राइट सर। राइट। राजेश क्लियर? हाँ जी, हाँ इसके अकॉर्डिंग तो समझ में आ गया। मैं सर ये जो मोबिलिटी वाली लाइन लिखी है ना, इसके अकॉर्डिंग समझ रहा तो कुछ रुक जाओ मैं इसे कंफ्यूजन यहाँ पे से हो पूरा रहा कर देता हूँ, सेंटेंस पूरा कर दूँ। साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन करे दे रहा हूँ, तो जिससे आपका वो डाउट भी खत्म हो जाए। ठीक है, साइज ऑफ हाँ हाइड्रेटेड जी, हाँ आयन। जी। संजीव भाई अब सही हो, अब समझ में आ जाएगा ना, हाइड्रेटेड आयन। यस सर। ठीक, मतलब मन में डाउट ना रहे। ठीक है, तो ऐसे बीच में क्या होता है, देखिए हमारी आपसे जो टू वे चल रही है ना, इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट यही कि हो सकता है किसी बात को मैं आप तक ना पहुंचा पाऊं, हमारे में से कोई एक ऐसा साथी हो जो आप तक पहुंचा देगा। कितनी अच्छी बात है ये हमारा बेनिफिट है इसका। देखिए इसके बाद क्या है, एक रिड्यूसिंग करेक्टर की बात चल रही। रिड्यूसिंग करेक्टर, ये बहुत अच्छे रिड्यूसिंग करेक्टर माने जाते हैं इनके, ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट माने जाते हैं। तो त्रिपाठी जी अब बहुत देर हो गई आप शांति से सुन रहे हैं मुझे, तो ये बताइएगा कि जो रिड्यूसिंग करेक्टर है इसमें ऊपर से नीचे आने पर मैंने ये पढ़ा था कि रिड्यूसिंग करेक्टर इंक्रीज करता है, डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग करेक्टर इंक्रीज करता है, ये मैंने पढ़ा था। ठीक है सर, बताएंगे क्या है त्रिपाठी यस जी? सर। चलेगा। लिथियम से जब चलते हैं, लिथियम से चलते हैं सीजियम तक तो इंक्रीज करता है, लेकिन इसके बारे में कुछ कमेंट आता है, इसके बारे में कोई कमेंट आता है, क्या बताएंगे सर? रिड्यूसिंग करेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, लिथियम के बारे में क्या बताएंगे? इसका सर एबनॉर्मल बिहेवियर है। ठीक है, बोलिए। डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, एक बात करते इंक्रीजेस, रिड्यूसिंग करेक्टर जो होता है डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, बट चलिए कोई और लोग बताइए। बट एक लोग बोलिए सर इसमें जी, बट हाँ बोलिए सर इसके जो सोडियम होता है तो इसका जो रिड्यूसिंग पावर होती है वो कम होती है, लीस्ट होती है इन सब में, एक्वा सॉल्यूशन में उसके साइड। संजीव भाई ये है कि ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है, ठीक है, लेकिन लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है। रीजन आपको शायद पता होगा कि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी और साइज छोटा होता है, ड्यू टू, अगर मैं लिखना चाहूँ, ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी लिख देता हूँ। ये सर क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में आ सकता है, ट्रू फॉल्स में आ सकता है, या फिर ये क्वेश्चन उस तरीके से आ जाता है एसर्शन रीजन वाला क्वेश्चन भी बन सकता है। तो इसलिए इस चीज का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज जो अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था। ये अधिकतर वाइवा में, पीजीटी के वाइवा में पूछा जाता है कि बताओ कि रिड्यूसिंग करेक्टर ज्यादा किसका होता है, तो खट से जबान पे आता है सीजियम का, तो वो गलत हो जाता है। और सीजियम का गलत होने का कारण भाई गलत इसलिए हो गया क्योंकि एक्सेप्शन लगा है यहाँ पर, तो इसकी बात आपको सर ध्यान रखनी पड़ेगी। लेकिन सर एक चीज और भी आपको मैं बताऊं कि अगर हम लोग नॉन एक्वस में, सर अभी संजीव भाई ने बोली थी बात, एक्वस सॉल्यूशन की बात करेंगे और नॉन एक्वस की बात करेंगे, इसे नोट भी करे दे रहा हूं मैं, स्टार बना करके नोट कर रहा हूं कि अगर हम लोग नॉन एक्वस में चले, नॉन एक्वस में दो सोल्यूशन होते हैं, एक एक्वस होता है, एक नॉन एक्वस होता है। बताएंगे संजीव भाई एक्वस नॉन एक्वस में क्या डिफरेंस होता है? जल्दी से बोल दीजिए सर, एक्वस सॉल्यूशन नॉन एक्वस में क्या डिफरेंस रहता है? एक्वस में तो कंपल्सरी सर वाटर ही हो, और उसमें कुछ भी हो सकता है। नॉन एक्वस में अल्कोहल है, बेंजीन है, कुछ भी हो सकता है, अदर कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है। क्या अमोनिया नहीं हो सकती है? हो सकती है सर, पॉसिबिलिटी है अमोनिया। चलिए देखिए, जो हमारा नॉन एक्वस सॉल्वेंट है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन अगर हमने लिया है तो रिड्यूसिंग करेक्टर एल्कली मेटल का हमेशा इंक्रीज करेगा, यानी इसके केस में वही है जो आपने पढ़ा था, तो यानी कि यहाँ लिथियम लिखूंगा,
यहाँ सोडियम लिखूंगा, यहाँ पोटेशियम लिखूंगा, यहाँ रुबिडियम लिखूंगा और यहाँ पर सीजियम लिखूंगा। क्या ये मैंने सही लिखा है सर नॉन एक्वस के केस में? एक्वस के केस में जब हम लोग चलेंगे, एक्वस के केस में चलेंगे तो ऐसे लिखेंगे जो अभी बोला था। अभी आपने संजीव जी ने वर्ड यूज भी किया था, सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद रुबिडियम और उसके बाद सीजियम। अब क्या करूं, अब क्या लिखूं इसके बाद? लिथियम। ये चीज यहाँ पर हमारे लिए, ये चीज हमारे लिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन लगभग और लगभग मेरे उम्मीद में आना इस बार तय है। ठीक, हाइड्रेशन एनर्जी जब पढ़ना हो, क्वेश्चन देखना तो एक बार अनुज सर का चेहरा भले आपने ना देखा हो, लेकिन हाँ याद जरूर आएगी आपको, ये तय है। इसके बाद देखिएगा फ्लेम का कलर, फ्लेम के कलर की बात करता। हाँ जी जी सुमित भाई। सर एक्वस वाला सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए सर। जी, ये एक्वस में सर ऐसा क्यों हो जाता है सर? देखिए अभी आप ही ने मुझे बताया था कि हम लोग पीछे चल रहे हैं, एक बार आपकी नजर यहीं डलवा देते, जो आपने मुझे समझाया था मैं वहीं जा रहा हूँ। देखिए जब एक्वस की कंडीशन आएगी तो फिर आपने नोटिस किया होगा कि ये आपको क्या दिखाई दे रहा है। ये आपने बोला था कि ज्यादा से ज्यादा H2O को अपने अंदर क्या कर लेता है, मतलब अटैचमेंट कर लेगा। अटैचमेंट करेगा नहीं करेगा? तो मीनिंग ये हुआ कि बहुत से जल्दी ज्यादा से ज्यादा अपना जो पॉजिटिव चार्ज है वो दूसरे को, भाई रिड्यूसिंग करेक्टर का मतलब है टेंडेंसी टू, क्या चीज होती है रिड्यूसिंग करेक्टर? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन सर। लूज इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब वो अपना पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा लोगों को डोनेट करने की कोशिश कर रहा है ना, कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसका साइज छोटा है और साइज छोटे होने के पॉजिटिव चार्ज ज्यादा डोमिनेंट है, वो ज्यादा लूज करने के मूड में, ज्यादा लोग जब टच होंगे तो ज्यादा लूज करेगा वो। तो इसीलिए ये कंडीशन एक्वस में पैदा हो रही है। और जब नॉन एक्वस है तो लूज ही क्यों करेगा, देगा ही किसी को क्यों, वो देगा ही नहीं किसी को। तो इसका मतलब उसकी कंडीशन यहाँ पर आ गई, यहाँ पर एकदम आगे चली गई, स्मॉल साइज हाई पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से। ये चीज है सुमित। जी सर। अब फ्लेम कलर की बात करें तो फ्लेम में कलर आपको पहले से भी पता होंगे, अगर आप एक लोग जो नए लोग हैं जो जुड़े हैं, बहुत दिनों बाद बोलते कम है सुनते ज्यादा है, अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी मौके पे बोलना भी चाहिए। इसका कलर बोले कैसा होता है? क्रिम्सन रेड होता है, क्रिम्सन रेड होता है, बस यहाँ कलर ही लिखूंगा। इसका कैसा होता है? गोल्डन येलो होता है जहां तक मुझे याद है। इसका कैसा होता है? पेल वायलेट होता है, पेल वायलेट कलर होता है ना। BIO होता है, स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, BIO वायलेट होता है। इसका कैसा होता है? रेड होता है, रेड वायलेट मान लेते हैं चलिए। इसका बोलिए ब्लूइश, ब्लू होता है। चलिए ठीक है, मैंने ब्लूइश लिख दिया। ध्यान रखिएगा सर, कलर का रीजन पता ही होगा, हर किसी को पता कलर है। कैसे पता चलता है सर, इसको बताइए। अरे यार कलर कैसे? देखिए कलर का रीजन सर सिंपल सा वर्ड होता है कि जब हम किसी सब्सटेंस को बंसन बर्नर पर गर्म करेंगे तो इसको हीट मिलेगी, इलेक्ट्रॉन बेचारा लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जंप करेगा। जब जंप करेगा तो जिस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जंप कर रहा है उसको तो एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन रिमेनिंग एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ वेवलेंथ रिफ्लेक्ट कर देगा और वही कलर हमें सर दिखाई देने लगेगा। ठीक है सर, ये हो गया। हाँ, अब इसके अंदर नेचर ऑफ बॉन्ड की बात करें तो इनका नेचर ऑफ बॉन्ड सर कैसे, मैं बड़ा इजी वे में आपको एक्सप्लेन करने की सर कोशिश कर रहा हूँ, वो नहीं लिख रहा हूँ जो किताबों में हमारा भंडार भरा रहता है, ब्लॉग पढ़ोगे तो पेट खराब होना शुरू हो जाता है। तो नेचर ऑफ बॉन्ड की बात करें तो अधिकतर ये आयनिक बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बेचारे ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, दूसरा क्लोरीन बहन जी सामने बैठी होंगी लपकने के लिए, इलेक्ट्रॉन तुरंत कैच कर लेंगे, खट से आयनिक बॉन्ड बन जाएगा, है ना। तो अगर सोडियम के क्लोरीन के बीच में देखो, पोटेशियम क्लोरीन के बीच में देखो, सोडियम फ्लोरीन के बीच में देखो, पोटेशियम फ्लोरीन एंड सो ऑन, जो आपको समझ में आए, KBr NaBr, है ना, ये सब आप बनाइए, Ki, है ना, ये सब बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बना। सिंपल सी बात है, लो आयनेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस करेगा, आयनिक बॉन्ड इजी वे में बना लेता है। ऊपर से नीचे आने पर आयनिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बढ़ेगी या घटेगी, भाई इतना बता दिए, बाकी कहानी खत्म। बढ़ेगी सर, बढ़ेगी। Li के केस में कोवेलेंट करेक्टर जैसा महसूस किया जाता है, आपने पढ़ा होगा। LiCl से चलें और हम लोग सीजियम Cl तक आए, CsCl तक आए, तो आयनिक करेक्टर यानी कि आयनिक नेचर जो होता है इसका बढ़ता चला जाता है, आयनिक नेचर इंक्रीज करता चला जाता है, क्योंकि आयनेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती चली जाती है और इसके अंदर हल्का सा आपको कोवेलेंट करेक्टर महसूस होता है। इसीलिए फजान साहब ने इसे खूब एक्सप्लेन किया था, आपको याद होगा।
ठीक है, मैग्नीशियम को भी एक्सप्लेन किया था क्योंकि वो डायगोनली इसका रिलेशन भी है एक। ये हो गया नेचर। अब हम लोग जरा केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ थोड़ा मूव कर लेते हैं। केमिकल जो मेन बातें हैं वो बता रहा हूँ, इन्हीं से क्वेश्चन मिलना है, ये भी तय है। कोई बाई चांस आएगी तो क्वेश्चन। सर पिछला वाला पेज दिखा दो जरा। देखो भैया, देख लिया सर, हो गया। चलिए, स्क्रीनशॉट लिया आपने क्या? हाँ सर, हाँ लिया। चलिए, ये तो क्या जनरल। हाँ हाँ ठीक है। एक्चुअल में क्या है कि एल्कली मेटल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, इनको हम ये मानते हैं कि हाईली रिएक्टिव इन नेचर होते हैं, हाईली रिएक्टिव इन नेचर होते हैं। हाँ भैया बोलो बोलो बोलो। एक सर मैंने आज ये हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ रहा था ना रेफरेंस बुक से, तो उसमें हाइड्रोजन के क्या 3 एटम कंबाइन होकर कोई कंपाउंड बन सकता है? हाइड्रोजन के 3 एटम H3 पॉजिटिव, हाँ बनता है, H3 पॉजिटिव बनता है। हाइड्राजो नाम करके था शायद। हाँ बनता है, H3 पॉजिटिव बनता है, सही कह रहे हैं, पॉसिबिलिटी है। लेकिन उसके अंदर एक क्वेश्चन और भी आपको बता दूं, ये पूछा जाता है कि H3 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है या कम स्टेबल है, ये पूछा जाता है इसके अंदर। सही पढ़ा तो स्टेबल तो कम स्टेबल होगा ना? कम स्टेबल होता है। देखिए केमिकल प्रॉपर्टी। हाँ हाँ सर हाइड्रोजन एटम और सर नेसेंट हाइड्रोजन में कौन ज्यादा सर रिएक्टिव रहेगा? वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत नेसेंट ऑक्सीजन होगा ना सर? नहीं, हाइड्रोजन पूछ रहा है वो, हाइड्रोजन पूछ रहा है। हाइड्रोजन एटम सर, अभी आप वाली पीडीएफ में क्वेश्चन भी है सर इसका ये। हाँ 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 ठीक, देखो साफ दिख रहा है। नेसेंट हाइड्रोजन। बताओ बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है सुमित। जी सर। देखो सर जैसे ये तो सर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो गया ना सर। हाँ ठीक है सर, जैसे हाइड्रोजन एटम ही दिया है सर। नहीं, मैं आपसे कहने का चाह रहा हूँ, वो आप मेरी बात को समझिए। मैंने दोनों डायग्राम बनाए हैं और दोनों से आपको रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिखाया, डॉट नहीं है, वो एक इलेक्ट्रॉन है। अब आप सिंपल सा इस क्वेश्चन को टैली कर लीजिए 11th क्लास की इस क्वेश्चन से कि Na ज्यादा रिएक्टिव होगा या Na पॉजिटिव ज्यादा रिएक्टिव होगा। याद करिए, आपने 11th में पढ़ाते भी होंगे बच्चों को, Na ज्यादा रिएक्टिव होगा कि Na पॉजिटिव ज्यादा रिएक्टिव होगा। वैसे यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मैंने बना दिया, ये मैंने H और H से ओपन भी सुमित किए दे रहा हूँ। तो अब ये बताओ, ये तो स्टेबल हो चुका है ना, ये तो स्टेबल हो चुका है। और आपको जो लग रहा है कि ये ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, आपको जो मन में आ रहा है, इट इज हाईली रिएक्टिव इन नेचर। लेकिन जो वो रिएक्टिविटी की बात कर रहा है, वो रिएक्टिविटी फ्लेम से नहीं कर रहा है, वो उसकी आग लगने की रिएक्टिविटी से बात नहीं कर रहा है, वो उसकी आपस की रिएक्टिविटी से बात कर रहा है। और आपस की रिएक्टिविटी इसकी तब कमजोर पड़ जाती है जब ये आपस में कंबाइन कर जाएंगे। तो ये खुद एटम आपस में डिक्रीज, तो यानी कि उससे पहले ये ज्यादा रहे होंगे, तो फिर आंसर हाइड्रोजन एटम आपको लगाना चाहिए। बोले जी सर, हाइड्रोजन एटम सर रहेगा ज्यादा रिएक्टिव। हाँ हाँ, आपको लगा होगा कि H2 होना चाहिए ज्यादा। नहीं सर का क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोजन एटम एंड नेसेंट हाइड्रोजन। जी सर, जैसे ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आ गया सर। अरे तो मैं वो उस चीज को ध्यान नहीं दे पाया। चलिए ठीक, दोनों सर सिंगल हाइड्रोजन है। हाँ एक वो नेसेंट वाला है। बस, तो नेसेंट वाला ज्यादा रिएक्टिव रहेगा, नेसेंट वाला ज्यादा रिएक्टिव रहेगा। हाँ ठीक, न्यूली फॉर्म्ड है तो वो रिएक्टिव ज्यादा होगा। देखिए उसका रीजन और है, उसका रीजन ये नहीं है। उसका रीजन ये होता है कि जो न्यूली फॉर्म हुआ है उसका इलेक्ट्रॉन हाईली एनर्जी लेकर के पैदा हुआ है और वो तुरंत अपनी एनर्जी को लॉस करने के मूड में आएगा। दैट्स व्हाई इट इज हाईली रिएक्टिव इन नेचर। मैं आपको समझा, H2 मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो आप, ठीक है ना समझ? सही कह रहे हो आप, H हाइड्रोजन। हाँ, आंसर अगर उसमें नेसेंट हाइड्रोजन। हमने पढ़ा था इसमें कि सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी एटॉमिक हाइड्रोजन की होती है, फिर नेसेंट हाइड्रोजन की, और सबसे कम मतलब ऑर्डिनरी हाइड्रोजन यानी कि H2 मॉलिक्यूल की। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव इसके अनुसार तो एटॉमिक हाइड्रोजन होगी। मुझे तो यार नेसेंट हाइड्रोजन ही पता है। मैं फिर भी एक बार उसे देखूंगा, अगर मुझे लगता है तो। उसका कारण ये भी है कि जैसे आप जो बता रहे हो, जैसे आपने ये बोला, क्योंकि मैंने जो जानकारी में मेरी है वो कि नेसेंट हाइड्रोजन वही हाइड्रोजन होगा तो वही हाइड्रोजन, लेकिन इससे ज्यादा इसके इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, इसके इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ज्यादा होगा। फिर भी अगर आप कहते हैं तो मैं इसको एक बार चेक करूंगा, ये तय है। ठीक है सर, ये पीडीएफ में सर क्वेश्चन भी है सर।
उसमें सर मैं चेक करता सर हाइड्रोजन एटम हूँ। ही दिया है सर आंसर में। हाँ, मैं इसको फिर भी देखूंगा इसे। मुझे लगता है कि बनाते समय हो सकता है कि या तो हमने ध्यान नहीं दिया है या फिर मैं देखता हूँ उसको। ठीक है, बताऊंगा आपको, कल जी चेक सर। करके बताऊंगा। अभी इस पे ज्यादा, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं तो बात को मानने के तैयार हो, रीजन भी देखना पड़ेगा थोड़ा सा। देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज में मैंने लिख दिया हाईली रिएक्टिव इन नेचर लिखा हुआ है, और हाईली रिएक्टिव इन नेचर में अगर चलता हूं तो वही बात आ जाती है कि ऊपर से नीचे आने पर इनकी रिएक्टिविटी को मैं डाउन बोलूं, इंक्रीज बोलूं या डिक्रीज बोलूं। यानी कि मैं लिथियम से चलता हूं और सीजियम तक आता हूं, तो सर आप ये बताएंगे कि ऊपर से नीचे आने पर इनकी रिएक्टिविटी घटती चली जाती है या बढ़ती चली जाती है। मुझे ये समझ में आता है कि ऊपर से नीचे आने पर इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती चली जाएगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी घटी, हीट ऑफ एटमाइजेशन घट गई, तो इसका मतलब हुआ कि ये ज्यादा रिएक्टिव हो जाएंगे, ये तय है, मतलब तुरंत रिएक्शन करने के ये मूड में आ जाएंगे, ये चीज है। तो मैं अगर ऑर्डर को लिखना चाहूँ, इनके रिएक्टिविटी ऑर्डर को, तो ऐसे लिख सकता हूँ, लिथियम, फिर लिख सकता हूँ सोडियम, फिर लिख सकता हूँ पोटेशियम, फिर लिख सकता हूँ रुबिडियम, फिर लिख सकता हूँ सीजियम। सर सही लिखा है? तो यहाँ से लिथियम से सीजियम तक चलें तो इसका मतलब हुआ कि मैं गैसियस स्टेट की बात कर रहा हूँ। ये बात भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, कहीं आप एक्वस में चले जाओ तो गड़बड़ा जाएगा, एक्वस में चले जाओगे तो फिर वही बात हो जाएगी, उल्टा चलना शुरू कर देगा ये। तो यहाँ पर गैसियस स्टेट में ये फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगी, रिएक्टिविटी इंक्रीज करती चली जाती है। अब अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन कराए साहब, अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो ऑक्सीजन से रिएक्शन कराने पर ये अक्सर आपने पढ़ा होगा कि मोनो ऑक्साइड बना लेते हैं। सुमित, ये मोनो ऑक्साइड Li2O बना लेते हैं, है ना, और Na2O बना लेते हैं। लेकिन मैंने कल भी बोला था कि Na2O जल्दी स्टेबल नहीं होता, ये हमेशा Na2O2 के फॉर्म में, पर ऑक्साइड के फॉर्म में होता है। और अगर पोटेशियम को देखोगे, रुबिडियम को देखोगे, सीजियम को देखोगे, तो वो सभी जो होते हैं वो MO2 के फॉर्म में रहते हैं। यहाँ पर M = आप K रख दो, RB रख दो और सीजियम रख दो। संजीव भाई, ये आप रख सकते हो, पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिखाई आपको दे रही होगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कौन सा कंपाउंड, यानी कौन सा एलिमेंट कौन सा कंपाउंड बनाता है, ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। तो ये ध्यान रखिएगा। और फॉर्मेशन जो वेरियस ऑक्साइड का होता है, उसके पीछे एक रीजन ये भी माना जा सकता है, ये भी मान सकते हैं कि Li जो होता है वो साइज में बहुत छोटा है, अभी बात हो ही रही थी। इसके बाद इस पे स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि स्मॉल साइज, माइक सर प्लीज ऑफ कर लीजिए, स्मॉल साइज होता है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज होता है इसके ऊपर, या स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फील्ड भी बोल सकते हैं। इसका मतलब है कि ये जो होता है वो ऑक्सीजन डाई नेगेटिव को अपनी तरफ इजी वे में अट्रैक्ट कर लेता है, तो Li2O बन जाता है। मतलब सिंपल सी बात है कि O डाई नेगेटिव है ना, उस पर अगर हाफ O2 में और जोड़ दूं तो ये O2 डाई नेगेटिव बन जाता है, इसमें फिर एक O2 में जोड़ दूं तो इसका मतलब हुआ 2O2 नेगेटिव बन जाता है। ये कंडीशन पॉसिबल हो सकती है। इसे हम लोग ऑक्साइड बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं सर, परऑक्साइड बोलते हैं, इसे हम लोग परऑक्साइड बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे, सुपर ऑक्साइड बोलते हैं, सुपर ऑक्साइड सर बोलते हैं। लिथियम पेरोक्साइड नहीं बनाता क्या? हाँ, नहीं, लिथियम परऑक्साइड बनाने की कंडीशन में नहीं रहता है। उसका कारण ये है कि ये ऑक्साइड जो स्मॉल साइज और स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज की वजह से ऑक्सीजन डाई नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। अब ऑक्सीजन डाई नेगेटिव तो साइज में बड़ा होगा ना, और यहाँ पर फिर आपको याद करना पड़ेगा कि हम लोग स्मॉल पॉजिटिव चार्ज और हाई इन एनाइन, स्मॉलर साइज ऑफ कैटाइन और लार्जर साइज ऑफ द एनाइन, वो वाला कंसेप्ट आपको यहाँ लगाना पड़ेगा। जबकि सोडियम का साइज जो होता है वो लार्जर देन लिथियम होता है, यानी कि अगर मैं साइज की बात करूं तो Li पॉजिटिव का साइज छोटा होगा और Na पॉजिटिव का साइज बड़ा हो जाएगा। इसी वजह से ये जो O2O पे डाई नेगेटिव हो वो बनने से रुक जाता है, मतलब उतने अच्छे से नहीं बनेगा जितने अच्छे से बनना चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि सोडियम फिर इधर मूव करना शुरू कर देगा। फिर आ जाते हैं हम लोग पोटेशियम की तरफ चले जाते हैं। तो पोटेशियम की जब कंडीशन पे पहुंचेंगे तो पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम जितने भी होते हैं ये इजी वे में क्या करते हैं, ये सुपर ऑक्साइड इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो और कम वाले नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी मतलब रीजन तो बहुत ज्यादा नहीं पूछने का मुझे उम्मीद लगता है, लेकिन हाँ
ये पूछ सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड क्या बनाता है। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी अब आपको बता दूं कि स्टेबिलिटी के ऑर्डर में सबसे कम स्टेबल KO2 होता है, उससे ज्यादा स्टेबल RbO2 होता है। आप भी एक बार किताब पढ़िएगा, सीजियम का O2 ये भी होता है। तो इनका जो साइज होता है वो बढ़ने के साथ साथ इनके ऑक्साइड की स्टेबिलिटी जो होती है वो फिर इंक्रीज करती चली जाती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और एक चीज और भी पूछ सकता है कि जो सुपर ऑक्साइड है वो पैरामैग्नेटिक है या फिर डायमैग्नेटिक है, कौन बताएगा? सुपर ऑक्साइड जो होता है भाई, अगर सुपर ऑक्साइड को मैं देखूं तो यही तो कंडीशन होगी, बताएं। पैरामैग्नेटिक विथ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यानी कि संजीव भाई, मैं अगर जो बना रहा हूँ स्ट्रक्चर, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? कहाँ गलती हुई? जी मैंने बना दिया, कहाँ गलती हुई? ठीक है सर। यानी कि आपने जो बोला है वही मैंने रिप्रेजेंट किया है कि वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, प्रेजेंस ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाई दे रहा होगा, देखने वालों को जरूर दिखाई दे रहा होगा। ये पॉजिटिव कर्सर हटा दूं, अब जरूर दिखाई दे रहा होगा। तो ये आप समझ जाइएगा कि सुपर ऑक्साइड इज ए पैरामैग्नेटिक इन नेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ लिख देता हूँ, इट इज पैरामैग्नेटिक। ये सर एक एक लाइन क्वेश्चन है अपने में, एक एक लाइन अपने में क्वेश्चन है, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ मेरी हर लाइन अपने में क्वेश्चन है, तो इसलिए यहाँ पर ये ना सोचना मैं बहुत लिख रहा हूँ, मैं कम लिखने में बात पूरी बोल रहा हूँ अपने। अगर सर रिएक्शन एयर से करा दूं इसकी, यही भी इसी कंटिन्यूएशन में रिएक्शन एयर से करा दूं, तो आपको पता होना चाहिए कि वही ऑक्साइड है ना, ऑक्साइड बनाएगा, फिर इसको वाटर में डिसॉल्व कर लीजिए, बेसिक नेचर आ जाएगा। तो ये सब बातें भी आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। लेकिन बात भी याद रखनी कि एल्कली मेटल जो होते हैं वो एयर के प्रेजेंस में वाटर से बहुत इजीली रिएक्शन कर जाते हैं, इसलिए उनको कहाँ रखा जाता है वो बताने की जरूरत मुझे नहीं है। वैक्स में रैप करके रखेंगे या फिर कैरोसिन ऑयल के अंदर इसे स्टोर करके रखते हैं, दोनों कंडीशंस पॉसिबल है। वाटर के साथ रिएक्शन ऑक्साइड, सर ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की बेसिसिटी सर टॉप टू बॉटम चलने तक डिक्रीज होगी कि इंक्रीज होगी, ये थोड़ा सा बता दीजिए। नहीं बिल्कुल अभी चल रहा है उसी लाइन लेंथ, हाँ उसी लाइन लेंथ में चल रहे हैं बस। हाँ रुक जाइए सर एक मिनट, उसी लाइन पे चल रहे हैं। रिएक्शन विद वाटर अगर मैं करूँ, मैं बोलने ही बस जा रहा था, आपने पूछ ही लिया। रिएक्शन विद वाटर में बोल रहा था, तो रिएक्शन विद वाटर करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा कि भाई सिंपल सी बात है, हाइड्रोक्साइड बनाएगा। अब आपने पूछा कि सर कौन ज्यादा बेसिक नेचर में होगा, तो ये मुझे आप इतना याद रखिए कि MOH अगर है तो संजीव भाई जैसा कि बोल रहे हैं इंक्रीज करेगी, तो आप इतना याद रखिए इसमें M पॉजिटिव बनेगा और OH नेगेटिव बनेगा। तो सिर्फ ये बताओ OH जल्दी कहाँ निकलेगा? जहां OH जल्दी रिलीज हो जाएगा, OH हाइड्रोक्साइड आयन वही ज्यादा बेसिक हो जाएगा। तो कौन ज्यादा बेसिक हो जाएगा सर? जिसमें साइज बड़ा होगा सर मेटल का। रेडियस वाला कॉन्सेप्ट आएगा सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है। तो मीनिंग ये है कि सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम पे जाएंगे तो इसका बेसिक नेचर ऊपर से नीचे आने पर हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा, बिकॉज इट रिलीजेस OH नेगेटिव आयन इजिली। यहाँ पर OH से एक्सप्लेनेशन देंगे तो आप इजिली दे पाएंगे एक्सप्लेनेशन। और अगर रिएक्शन विद, सर समझ रहे हैं मेरी बात? नहीं, रिएक्शन विद नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूँ, हाँ रिएक्शन विद नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन में वही नाइट्राइड बना लेता है भाई। यहाँ लिख देता हूँ कि नाइट्राइड बनता है। देखिए आज आप लोगों ने, मुझे लगता है कि आपने पढ़ा भी है, रिवाइज किया, बड़ा अच्छी बात है। देखिए लाइन लेंथ में आप आज दिखाई दे रहे हैं अपना। लिथियम नाइट्राइड बनाएगा तो बैलेंस ही पूरा करने के लिए आपके पास दिमाग है कि Li3N बना देना, ऐसे Mg3N2 एंड सो ऑन बनाते हैं, आप लोग बना सकते हैं। रिएक्शन विद हाइड्रोजन पे आ जाइएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। रिएक्शन विद हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के साथ सर बोले सर सारे मेटल नाइट्राइड बनाते हैं, जितने भी कंपाउंड हैं, केवल लिथियम केवल लिथियम, सुनिए पूरी बात। लिथियम ही केवल एक ऐसा है कि एल्कली मेटल, ओनली द लिथियम वर्ड भी यूज किया जाता है, विच रिएक्ट विद नाइट्रोजन टू फॉर्म लिथियम नाइट्राइड। इसी में लिथियम लास्ट टाइम आया था ये क्वेश्चन। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इसको। सर डायगोनल में तो मैग्नीशियम भी बनाएगा, वही वाला क्वेश्चन है ना? नहीं वो तो हो गया, वो तो ठीक है, वो तो मैग्नीशियम बनाएगा, लेकिन इसमें दूसरा नहीं बनाएगा। सोडियम एजाइड आपने सुना होगा, लेकिन वो अलग है।
सोडियम एजाइड सुना होगा, नाइट्राइड नहीं होता है, ठीक है ना। एजाइड बनता है ना, हाँ एजाइड तो बनेगा Na3। सर हाँ 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 सर अगर जैसे अभी क्वेश्चन आपका बताया कि अगर हम इसका एयर की प्रेजेंस में मतलब करवा दिया हमने, एयर से रिएक्शन कराई, तब तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और अगर एयर की में ऑक्सीडेशन होकर इसका नाइट्राइड भी बनेगा क्या सर? नहीं बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा होगा कि लिथियम, आप सही कह रहे हैं, जैसे लिथियम को अगर मैं एयर में रख दूं तो दोनों कंपाउंड पॉसिबल होते हैं, नाइट्राइड भी बनता है और ऑक्साइड भी बनता है, Li2O भी बनता है। लेकिन संजीव भाई, Li2O की उस समय अमाउंट Li2O का ज्यादा होगा, नाइट्राइड का कम होगा। Li2O का ज्यादा होगा। सर ये नाइट्राइड अगर दोनों ऑप्शन में हो, हाँ 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 होगा ठीक है होगा। हाँ सर, अगर दोनों ऑप्शन में हो तो मेजर कौन होगा? अगर दोनों ऑप्शन में होंगे आपके सामने, तो पहले फर्स्ट फॉर्म में ये नाइट्राइड नहीं बनाएगा, फर्स्ट फॉर्म में ये ऑक्साइड ही बनाएगा, पहले नाइट्राइड नहीं बनाएगा ये। दोनों ऑप्शन नहीं सर, हाँ नहीं अगर लिखा है Li2O Li3N बोथ और नन, तो बोथ पे लगाना पड़ेगा, बोथ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर तो CO2 भी CO2 के साथ भी रिएक्शन करेगा। एक्चुअल में सर ने ये क्वेश्चन दिया है कि दोनों इनमें से ऑप्शन आए तब। अगर मान लो CO2 दिया वो तो एक अलग वाली बात हो गई कि कार्बोनेट बना लेगा भाई, अगर CO2 है तो फिर हाइड्रोक्साइड बना के कार्बोनेट भी बनवाओ आप, फिर तो वो अलग चीज ही, क्वेश्चन ही अलग चला गया। वैसे मैं पूरी बात अगर आपको बोल देता हूँ तो सुनिएगा, एक सेंटेंस सुन लो, सब बात क्लियर हो जाएगी। एल्कली मेटल्स जो होते हैं, पूरी बात सुनना, एल्कली मेटल्स एयर में रखने पर टार्निश हो जाते हैं, ठीक, क्योंकि वो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड और कार्बोनेट बना लेते हैं, ये पहली बात है। लेकिन अगर लिथियम का केवल केस होगा तो वो नाइट्राइड भी बनाता है, ये मैं पूरी बात अपनी ऐसे बोलूंगा, ठीक है। समझ पाए अब नहीं समझ पाए? एल्कली मेटल्स जो होते हैं वो एयर में रखने पर टार्निश हो जाते हैं क्योंकि वो ऑक्साइड बना लेते हैं, जो फर्दर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके, ये भी आपको पता है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब ही करेगा, 100% करेगा, इसीलिए खुले में रखा नहीं जाता ये। तो ये हाइड्रोक्साइड भी बनाएगा और CO2 से रिएक्शन करके कार्बोनेट भी बना लेगा, जो आपने बोला। लेकिन अगर केस लिथियम का है तो फिर वो नाइट्राइड भी बनाएगा। समझ गए संजीव भाई? ये है पूरा सेंटेंस। यस सर। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बनेगा सर, ये क्वेश्चन अच्छा है और डिस्कशन करना भी इस पे जरूरी था। रिएक्शन विद हाइड्रोजन की बात करेंगे तो आपको पता ही है सर, ये हाइड्राइड बना लेते हैं, और हाइड्राइड आपको सिंपल है, मैंने पीछे आपको हाइड्राइड की जानकारी भी इससे पहले हाइड्रोजन में दी है ना, आयनिक होते हैं, मेटेलिक होते हैं, सब बताई थी आपको बातें। कार्बन के साथ में ये कार्बाइड बनाते हैं, ये सब लिखूंगा नहीं, कार्बन के साथ में ये कार्बाइड बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि लिथियम, फिर एक्सेप्शन आ गया, लिथियम डायरेक्ट रिएक्शन करता है कार्बन से 1000 डिग्री सेल्सियस पर और लिथियम कार्बाइड बनाता है। और सिमिलर कार्बाइड जो होते हैं वो सोडियम भी बना सकता है, लेकिन सोडियम और अल्कली मेथड जो होते हैं वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं बनाते, उनके लिए फिर हम लोगों को क्या चाहिए होता है, एक कैटालिस्ट टाइप का लिक्विड अमोनिया, मतलब नॉन एक्वस सॉल्वेंट चाहिए होता है। फिर एसिटाइलिन का भी यूज कर सकते हैं या फिर लिक्विड अमोनिया का भी यूज करना पड़ता है, जबकि लिथियम के केस में ऐसा कोई यूज नहीं करना पड़ता है। ये चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो रिएक्शन के थ्रू मैं लिखे दे रहा हूँ, रिएक्शन विद कार्बन हेडिंग डाल देता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विद कार्बन हेडिंग बना दी मैंने, और यहाँ पर लिख दिया 2Li, से आप समझ जाएंगे, यहाँ 2C लिख दिया, एरो लगाया, यहाँ केवल 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डाला और Li2C2 बना दिया। इसी तरीके से अगर मैं सोडियम की रिएक्शन लिखता हूँ या किसी और की भी लिखता, तो इसमें मुझे फिर ये करना पड़ेगा, और इसमें लिक्विड अमोनिया का भी मुझे इस्तेमाल करके यहाँ बनाना पड़ेगा। क्या बनेगा? Na2, ये Na है, यहाँ पर Na2 बनेगा और यहाँ पर आपका C2 बनेगा। बाकी क्या निकाल रहा है, आप समझदार हैं, क्या निकालना पड़ेगा इसमें बताओ, क्या निकालना पड़ेगा बताओ? ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो सर ये रिएक्शन में बात वही है, दोनों बना वही चीज रहे, लेकिन दोनों की कंडीशन में डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। एक चीज और बताओ, क्या ये फास्फोरस से रिएक्शन करेंगे? जल्दी जल्दी बताते चलो, फास्फोरस से करेंगे सर, फॉस्फाइड बनाएंगे, ये फॉस्फाइड बनाएंगे ये? सुना तो नहीं है सर। सुनिए, Na3P सुना होगा बेटा, Na3P सुना होगा आपने, सोडियम फॉस्फाइड। हाँ सर, ये सुना।
यस सर Na3P होता है। Na3P होता है। Na3AS भी सुना होगा। Na3AS जी यस सर आर्सेनाइड। अच्छा Na3SB भी सुना होगा। SB तो सर नहीं याद है, लेकिन Na3P और Na3AS याद है। तो फिर ये भी होता है। ठीक है, इतना मान लीजिए मेरी बात। चलिए ठीक है सर। रिएक्शन विद, अगर मैं सल्फर की बात करूं तब सुना है आपने Na2S? सल्फाइड यस सर। Na2S ही सुना है? Na2S ही सुना है? ऐसी तो नहीं सर, लेकिन Na2S तो बहुत यूज होता है वो तो। अच्छा Na2 तैसी सुना है, ऐसी तैसी सब सुना है ये? टेलोरियम वाला हाँ ये भी नहीं सुना है सर, Na2S ही सुना है केवल। अच्छा कोई बात नहीं, अगर हीट करोगे तो ये बनते हैं। ये फेमस है इसलिए सुना होगा, ये बनते हैं। ठीक है, हीट करने पर ये बनते हैं। सर ये आपको अनस्टेबल होंगे? हाँ, मतलब बहुत ज्यादा लंबे समय तक रुकते नहीं है, स्टेबिलिटी इनकी डाउन रहती है। और दूसरी बात आपको नोट करके लिख लीजिए कहीं पर, नोट करके, मेटल सल्फाइड जो होते हैं जब वो हाइड्रोलाइज होते हैं तो क्या बनता है, ये पूछा जा सकता है। मेटल सल्फाइड जो होते हैं अगर हाइड्रोलाइज हो जाए, उनको पानी डाल दिया जाए उनके अंदर, तो क्या बनता है? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड नहीं सर, H2S। हाँ H2S बनेगा सर। हाँ, इसमें पानी डालिए, ये बन जाएगा। H2S बनेगा और Na2O निकल जाएगा। ठीक है ना, ये ऐसा ना कर देना कहीं NaOH निकलेगा सर। NaOH निकलेगा। जी सर। NaOH निकलेगा सर कि Na2O2 निकलेगा? चेक करके देखो आप, बताइए सर। वैसे मैं तो Na2S बताऊंगा यार। देखो Na2S प्लस 2H, 2O ले लीजिए, H2S बना लीजिए। हाँ H2S बन गया। अब देखो क्या, 2 Na रह गए हमारे पास में और 2 ही OH रह गए। NaOH बनेगा यस सर। ठीक है, अब Na2O होता नहीं है, Na2O होता नहीं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, Na2O के रिएक्शन में तो यूज करते हैं लेकिन लंबे समय तक स्टेबल नहीं होता। अच्छा एक चीज और बताओ यार, मजा आ गया इसी बात को सुन के। अगर तुम्हारी लैब में किप्स एपरेटस नहीं है, आपकी नौकरी लग गई, पीजीटी में आपका सिलेक्शन हो गया, लैब में पहुंचे, किप्स एपरेटस नहीं मिला और सेकंड ग्रुप की एनालिसिस करनी है, क्या करो? सर H2S बनाने वाला सर सोडियम सल्फाइड डाल देंगे सर। Na2S नाइस, वो कर देता। यही क्वेश्चन पूछा गया था किसमें, इंटरव्यू में, कि ऐसी घटना हो जाए क्या करोगे? तो बताना जरूर कि Na2S डालेंगे। और रिएक्शन जानना चाह रहे थे कि आखिरकार H2S लाओगे कहाँ से, ध्यान रखिएगा। ठीक है, रिएक्शन विद अमोनिया आपने प्रैक्टिकल में इसका तो यूज ही किया जाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड ना प्रैक्टिकल में यूज किया जाता है साल्ट एनालिसिस के। इसीलिए पूछा जा सकता है सर। सेकंड ग्रुप के एनालिसिस में इसको पास किया जाता है। सर फेरस सल्फाइड का भी सर यूज करते हैं सर बनाने में? हाँ फेरस सल्फाइड का भी यूज करते हैं यार, वो तो किप्स सेपरेटस में यूज ही करा जाता है, वो तो किप्स सेपरेटस में यूज। सर वो तो सॉलिड में लेते हैं ना? हाँ HCl डाला जाता है साथ में। किप्स सेपरेटस में डाइल्यूट H2SO4 और FeS डाला जाता है, फेरस सल्फाइड डाले जाते हैं। ठीक है, नीचे वाले जो ऊपर वाला कंटेनर होता है उसमें आपने देखा होगा टुकड़े पड़े रहते हैं, नीचे वाले कंटेनर में हम लोग धीरे धीरे क्या भर देते हैं बताओ? H2SO4 डाइल्यूट वाला भर देते हैं धीरे धीरे, उसमें से जो गैस बनती है वो आराम से हम लोग फिर बच्चे जो है इसको यूज। सर अगर कंसंट्रेटेड डाल दें तो क्या हो जाएगा? SO2 बनना शुरू हो जाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड। सर HCl से बन जाए, HCl से भी तो बनेगा। HCl से बनेगा, अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे सर, बनेगा अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, परफेक्ट टेस्ट नहीं आएंगे, गैस स्लो चलेगी, बनेगी ये तय है। उसमें HCl3 भी बन सकता है ना, हाँ वो इसीलिए पॉसिबिलिटी है ना, वो स्लो बनेगी, कंबाइन दोबारा हो सकता है, इसलिए डाइल्यूट H2SO4 यूज करते हैं। चलिए ठीक है, सुनिएगा आगे जल्दी से। तो ये रिएक्शंस, मुझे कुछ कॉमन रिएक्शंस थी, जो माइक ऑफ करिए सर प्लीज, कॉमन रिएक्शन थी जो बहुत ज़्यादा यूज होती है। इसके बाद आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जुड़े हुए हैं इसी से। अगर हम लोग सॉल्युबिलिटी इन
लिक्विड अमोनिया इसकी पढ़ते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये पूछी जा सकती है सॉलिबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया, अगर सॉलिबिलिटी लिक्विड अमोनिया में इनकी देखी जाए तो क्या चलेगी। आपको पता है कि एक रिएक्शन सॉलिबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया की आपने एनसीईआरटी में पढ़ी होगी, ये मुझे जो आइडिया है बताइएगा, आपको भी पढ़ी होगी। X+Y हम लोग लेते हैं, X+Y अमोनिया पढ़ी है, ये रिएक्शन पढ़ाते भी होंगे बच्चों को यार, 11th पढ़ाते हो। तो ये NH3 का होल क्या रहती है, यहाँ पर X रहता है और ऊपर लगाते हैं इसके पॉजिटिव और साथ में यहाँ पर वही इलेक्ट्रॉन के साथ में अमोनिया ले लिया और अमोनिया में Y यूज कर लो, अमोनिया में Y यूज कर लो और ऊपर इसके लगा दो एक नेगेटिव। तो इस तरीके का ये बन जाता है अमोनिएटेड कैटायन बनता है। माइक सर प्लीज ऑफ कर लें। अमोनिएटेड कैटायन बनता है और ये हमारा अमोनिएटेड, सर माइक ऑफ करिए, अमोनिएटेड एनायन बनता है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। पूछा जा सकता है कि जब हम लोग अमोनिया में इसको डिसॉल्व करते हैं मेटल को तो उस समय क्या बनता है, तो आपको कॉम्प्लेक्स बताने पड़ेंगे कि अमोनिएटेड कैटायन और अमोनिएटेड एनायन बनते हैं और उस समय ये जो कलर होता है, इसका जो कलर दिखाई देगा वो ब्लू कलर हो जाता है। और ब्लू कलर का रीजन आपको वही पता है कि हमारे पास में एक्साइटेशन ऑफ द फ्री अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, जो फ्री अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन आपको दिख भी रहा होगा, ये हायर एनर्जी लेवल से वही सेम कंडीशन लो एनर्जी लेवल से हायर में जाएगा, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, जिसको एब्जॉर्ब कर लेगा वो वेवलेंथ बची हुई को रिफ्लेक्ट कर देगा, वही कंप्लीमेंट्री कलर हमें दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर भी चलती है। जैसे जैसे सुनना ध्यान से, जैसे जैसे कंसंट्रेशन एल्कली मेटल की बढ़ाते चले जाएंगे तो इसका मतलब है क्लस्टर का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। क्लस्टर समझते हैं सर, क्लस्टर का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है और कलर जो होता है इसका मतलब ऐसे करें कि ये मेटल के कलर को गेन करना शुरू कर देगा। मेटेलिक, जैसे अगर हम कॉपर जैसी कंडीशन देखते हैं, मेटेलिक लस्टर जैसी कंडीशन देखते हैं, वो कंडीशन आना शुरू हो जाती है धीरे धीरे। एक चीज आपको और बता देता हूं कि जो ब्लू सॉल्यूशन बनेगा वो हाईली कंडक्टिंग होता है। क्यों होता है हाईली कंडक्टिंग? आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि इट इज हाईली कंडक्टिंग ड्यू टू नेचर। रीजन अगर आपके पास आ जाए तो रीजन बताइए, क्या बोलेंगे आप? ब्लू सॉल्यूशन आपका solution is highly conductive in nature due to reason, due to formation of free electron। नहीं, देखो इधर अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, हाँ ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन सर, अमोनिएटेड कैटायन एंड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, दोनों बातें, अमोनिएटेड कैटायन एंड अमोनिएटेड, इसे हम लोग इलेक्ट्रॉन लिख दें यहाँ एनायन की जगह, ज्यादा बढ़िया रहेगा। अमोनिएटेड कैटायन एंड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, दोनों वर्ड जब आप बोलेंगे तो फिर बात आपकी ठीक रहेगी, है ना। अमोनिएटेड आंसर आपका ठीक है, गलत नहीं है। इसके बाद है कि अगर ब्लू कलर इसको जो मिला, ब्लू सॉल्यूशन मिला है, ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट भी है। देखो कितनी बातें मैंने बोल दी हैं। एक तो मैंने बोला कि भाई ये गुड कंडक्टिंग मटेरियल होता है, यहाँ लिख देता हूँ गुड कंडक्टिंग मटेरियल है, गुड कंडक्टिंग या कंडक्टर। रीजन आपको समझ में आ गया होगा, या लिखूं इसके बाद? रीजन नहीं लिखूंगा, समझ में आ गया होगा। उसके बाद ये ब्लू सॉल्यूशन पैरामैग्नेटिक भी बोल सकते हो आप। कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक। ये सब क्वेश्चन है यार पीजीटी के, पैरामैग्नेटिक हो सकता है। रीजन आपको समझ में आ गया, वो दिख रहा होगा क्यों है, बोलने की जरूरत नहीं है। पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट भी है ये, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट भी। बहुत इंपॉर्टेंट जो चीजें मैं बता रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन है अपने में। रिड्यूसिंग एजेंट आप भूलना मत, इसको नोट कर लेना, बहुत ही बढ़िया चीज है। मतलब ये एक एक लाइन अपने में क्वेश्चन जा रही है। दूसरी बात है कि कंडक्टिंग रीजन आपको पता लग गया, इसके बाद पैरामैग्नेटिक पता लग गया, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट पता लग गया। कंसंट्रेशन जितनी अल्कली की मेटल की बढ़ाते चले जाते हैं उसके अंदर मेटेलिक लस्टर जैसा आना शुरू हो जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद ये अब अलग हट जाइए, टॉपिक अलग बना लीजिए। मेटेलिक क्लस्टर जो है वो माइसिन की तरह होता है क्या? जैसे माइसिन बनता है तो हाँ मिसिल जैसा बनता है, उसी कंडीशन में आता है, लेकिन उतना बड़ा बनता नहीं जितना बड़ा मिसिल होता है। मिसिल बहुत बड़ा होता है, मिसिल इसके कंपैरिजन में बहुत बड़ा होता है। और एक चीज और बता दीजिए, जो आपने ये XY लिया है ये मोल है क्या? ये वाला हाँ नंबर ऑफ मोल्स, हाँ नंबर ऑफ मोल्स ही है और कुछ नहीं, नंबर ऑफ मोल्स वेरी कर सकता है। देखिए सर यहाँ पर एक चीज आप और जान लीजिए, एक तो एलॉय बनाते हैं, ये मैं आपको डी ब्लॉक में ही पढ़ाऊंगा, फॉर्मेशन ऑफ एलॉय। तो ये कितना, एक लाइन याद रखिएगा, ये एलॉय बनाते, ये नहीं एलॉय बनाते, प्रॉपर्टी है ये अलग। तो इसका कलर बदल देता हूँ, यहाँ लाइन खींच देता हूँ।
ये एलॉय बनाते हैं। एक बात मेटल की बात हो रही है, नहीं इससे जोड़ दो कहीं आप। इसके बाद क्या ये एल्कली मेटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं? बड़ा अजीब बात है, क्या ये कॉम्प्लेक्स बनाते? अगर पेपर में आ गया कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है तो जवाब क्या आएगा बताएं सर। दे हैव क्या लिखूं आगे? लिटिल टेंडेंसी टू फॉर्म क्या बताओ यार? कॉम्प्लेक्स। ये ग्रेट टेंडेंसी नहीं रखते, क्योंकि ग्रेट टेंडेंसी तो भैया उन्हीं की है, डी ब्लॉक वालों की है, उन्हीं का वही राजा है कॉम्प्लेक्स बनाने के। ये राजा नहीं है, लेकिन हाँ ये कभी कभी छोटी मोटी हरकत कर जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं तो LiAlH4 और NaBH4 जरूर डाल देते, कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल उसमें लगा देते हैं। ठीक है, इस और ये भी आपको बता दें, ऊपर से नीचे आने पर, अब आपको यहाँ भी प्रूव कर दूंगा, ऊपर से नीचे आने पर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी घटेगी बढ़ेगी? डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी। हाँ, डाउन द ग्रुप कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी जो है टेंडेंसी डिक्रीज करती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जैसे कि अभी आपको बताया। इंक्रीज क्यों डिक्रीज क्यों करेगी? रीजन आपको पता ही लग गया, कुछ ऐसा है नहीं, है ना, ये चीज ध्यान रख। अब इनके बच्चे कंपाउंड, इनके कंपाउंड है। कंपाउंड में जैसे अगर आप इनकी बात करते हो कंपाउंड में, तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अपने बहुत प्यारे एलिमेंट कंपाउंड के बारे में। एक तो थोड़ा ऑक्साइड बताऊंगा, उसके बाद हाइड्रोक्साइड बताऊंगा, फिर आपको कार्बोनेट्स बताऊंगा, फिर आपको सल्फेट्स बताऊंगा। इनकी थर्मल स्टेबिलिटी, इनका मतलब स्टेबिलिटी, इनकी थर्मल स्टेबिलिटी, इनका बेसिक करैक्टर, इनका सब ऑक्साइड का एल्कली मेटल ऑक्साइड का बेसिक करैक्टर, ये सब बातें हम आपसे अब कल करेंगे। और कल इस मतलब 2 दिन में इसे हम सोचेंगे एस ब्लॉक निपटाएं, मतलब एल्कली मेटल इस तरीके से चलेंगे तो कवर कर लेंगे। बाकी आपको इसे क्विक रिवीजन के फॉर्म में लीजिएगा और इतना ही पढ़ना। फालतू अगर आप ज्यादा मेहनत कर जाओगे तो हो जाएगी दिक्कत, तो कुछ ना याद रह जाएगा फिर आपको। क्यों भाई सर बोल रहा हूँ संजीव भाई? सुमित जी बोलिए कुछ। हाँ में हाथ मिला। जी सर, बिल्कुल सर बहुत कंफ्यूजन होती है सर। ये और सर जो आपने हाँ सर कल के लिए जो आपने टॉपिक बताए सर, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहती है सर उन्हीं में। सर उनमें वेरिएशन सर बहुत होता है सर। इतना ज्यादा वेरिएशन है इनके अंदर कि आदमी थोड़ी देर में भूल जाता है कि वो कार्बोनेट का था कि सल्फेट का। और हर किसी में एक एक्सेप्शन लगा है, कि ये सब ऊपर से नीचे आने पर घटेंगे एक्सेप्ट दिस। बस आदमी हो गया, वही खत्म हो गया। लिथियम वाला फिर ज्यादा गड़बड़ करते रहते हैं। लिथियम गड़बड़ कल हम करता आपसे, दिमाग भी कल आपका ठंडा हो जाएगा। जब तक आप इसे पढ़िएगा, रिवाइज जरूर, आज इसकी वीडियो को देखिएगा जरूर दोबारा, ठीक है? हेलो सर एक्सक्यूज मी सर, मेरी तो ये फर्स्ट क्लास है, तो सर डेली टाइमिंग क्या होगी सर क्लासेस की? 8:30। और सर मान लीजिए सपोज अगर लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाया तो इसका वीडियो आप कहीं पे पोस्ट? रिकॉर्डेड रहेगा। ओके सर, पर रहेगा रिकॉर्डेड, ठीक है? और सर नोट्स कहाँ पे अवेलेबल होंगे सर? मैं आपको बताऊंगा, व्हाट्सएप करूंगा मैं। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। जी भैया बोलिए। सर जो 8 बजे वाला जो ग्रुप था उसमें वीडियो पुराने वाले पड़े हुए थे, तो वो आप ग्रुप अब तो शो नहीं हो रहा है। अपने रिक्वेस्ट, एक्चुअली में मोबाइल बहुत सारे अपडेट हुए तो बहुत सारे लोग खुद रिमूव हो गए, अपने आप रिमूव हो गए बहुत सारे लोग। तो एक बार अपने मोबाइल, ठीक है सर? अभी क्या क्या चैप्टर्स हो चुके हैं इस ग्रुप में? मतलब आपको बेटा ऐसा करना, इसकी वीडियोस रिकॉर्डिंग में जाना, आपको दिख जाएगा, ठीक है? रिकॉर्डिंग। ओके सर, ओके सर। ऐप में देखना पड़ेगा? ऐप में देखिएगा, इसी के टीचमेंट ऐप में देखिएगा। अच्छा, गुड नाइट सर। गुड नाइट भैया। गुड नाइट सर। गुड नाइट। प्रणाम सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट भाई। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।